Yeah, hello everyone. This is CA Anmol Sahani. Welcome back to my CA online classes for CA Foundation Business Law. हमने आपने देख ही लिया होगा. If you want to secure 10 marks, at least 10 marks for your upcoming September 2026 or examination for CA Foundation, just refer these case studies. I have made this PPT presentation. Sir, आप ये ऐसे क्यों ला रहे हो? ऐसे क्यों हमें स्टडी करना है? See, इट्स वेरी हार्ड. आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ईच स्टूडेंट. जो हमारे लिए हार्ड होता है रिटेन करना फैक्ट्स ऑफ द केस, जजमेंट. सर फिर केस का नाम नहीं याद आता, केस स्टडी नहीं याद आती. दैट all things I have made a solution, right? What is the solution is if we study through a picture presentation like movie की तरह. मूवी हमें स्टोरी एकदम लाइन याद हो जाती है, सारी बातें नहीं याद आती, बट थोड़े थोड़े हमें डायलॉग्स और वो सब याद आते हैं. सो this is how I have made this presentation. You can use this presentation and then you can use the case law studies, right? So without wasting your time, I'll be quickly taking you to the all 13 case studies. These are, I would say, these are the most important case studies. अगर आप ये आता है तो most probably इसमें से एक क्वेश्चन केस स्टडी का जरूर आ जाता है. Out of your 14 marks, I am expecting 7 to 10 marks to be coming for this particular case studies, right? बाकी अगर आपने केस स्टडीज में आपको कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है कंसेप्चुअल, गो बैक टू माय कंपनीज एक्ट वेयर आई हैव रिकॉर्डेड द कंपनीज एक्ट, all the syllabus that is there, so you can use out here. And without wasting more of the time, let's utilize the time. And I'm thinking ये आप कभी भी रेफर कर सकते हो केस लॉ while you are traveling. Just listen, अपने हेडफोन लगा लो कान में, just listen as a story and then you will be able to crack it, right? You can use it before the examinations also, so I will be uploading it and then you can use it whenever you want. Okay, so without wasting time, let's go back to our uh, PPT. So yeah, this was the case where I have taken 13 case study which ICI is majorly asking, right? So I'll move on with my first case study, which is Macura versus Northern Assurance Company Limited. It is the separate legal entity case. पहले मैंने ऊपर केस का नाम दिया है, देन मैंने नीचे नाम दिया है कि वो किससे बिलोंग कर रहा है, राइट? इट इज बिलोंगिंग टू अ सेपरेट लीगल एंटिटी. अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी आया तो सर मुझे मैक्योरा वाले केस का नाम देना है. हाँ जी, मैक्योरा वाले केस का नाम देना है. तो फैक्ट ऑफ द केस, पहले हम फैक्ट ऑफ द केस पढ़ेंगे, फिर जजमेंट पढ़ेंगे, फिर उससे जो प्रिंसिपल ड्राइव होगा वो पढ़ेंगे. तो हम फैक्ट ऑफ द केस अब ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, हम पिक्चराइजेशन के थ्रू पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहेगा. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये एक पर्सन था, इसका नाम था मैक्यूरा. हम इसे आगे से बोलेंगे मिस्टर ए. मिस्टर ए ने एक टिम्बर मर्चेंट थे. मिस्टर ए टिम्बर मर्चेंट थे, तो ऑब्वियसली इनकी इंडिविजुअल नाम पे ये टिम्बर ओन करते थे, राइट? आफ्टर ओनिंग दोस टिम्बर, basically he wanted those timber to be insured, right? तो ये टिम्बर इंश्योरेंस पर्सनल कैपेसिटी में कराने के लिए नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी के पास गए. नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है सर, मैं आपका टिम्बर इंश्योर कर देता हूँ आपके पर्सनल नेम में. ठीक है, उसने टिम्बर इंश्योर करा लिया. उसके बाद टिम्बर इंश्योर करने के बाद उसने ये टिम्बर कंपनी को बेच दिया. एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसमें मेजरली वो ही शेयर होल्डर है और मेजरली वो ही डिबेंचर होल्डर भी है और क्रेडिटर भी है. तो उसने एक कंपनी बनाई और इसके नाम से वो ट्रांसफर कर दिया. शेयर होल्डर भी यही है मिस्टर एम और क्रेडिटर भी. अब बाद में क्या हुआ, इस टिम्बर में आग लग गई. इस टिम्बर में जैसी आग लगी, मिस्टर एम ने कहा यार मेरे टिम्बर में आग लग गई, मेरे तो इंश्योरेंस हो रखा है. इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और कहने लगा ये लाओ जी लाओ, मेरा टिम्बर जल गया, प्लीज मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा दो. इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया. उसने कहा आपने ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दी थी, आप अलग हो, कंपनी अलग है. देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन एम एंड व्हाट इज देयर फॉर दी इंश्योरेंस कंपनी. सो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये क्लेम नहीं देंगे आपका, यू विल नॉट गिव यू द क्लेम बिकॉज देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. आप अलग हो, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. भाई ये मिस्टर ये तो बहुत बौखला गया. उसने कहा यार मैंने इंश्योरेंस के प्रीमियम पे कर रखे थे, सब कुछ पे कर रखा था. फटाफट से वो गया कोर्ट के पास. कोर्ट से बोलने लगा सर देखो ये कंपनी भी मेरी है, मैं ही इसका क्रेडिटर हूँ, मैं ही शेयर होल्डर हूँ, मैंने ही कंपनी को के नाम पे ट्रांसफर करे है अपना टिम्बर, बट ये इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा नहीं दे रही. तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने बेसिकली, मिस्टर एम एक पार्टी है इसलिए आप केस के नाम में देख रहे होंगे मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी का है. एक साइड नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी खड़ी हुई है और एक साइड मिस्टर एम खड़ा हुआ है. अब आप इस केस स्टडी के, मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, 2 मिनट आप वीडियो रोक सकते हैं और आप पहले अपने हिसाब से सोचो. आपको अगर आपने कंपनीज लॉ पढ़ा हुआ है तो आपके हिसाब से कौन सा फैक्ट सही रहेगा, मिस्टर एम सही है या नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी सही है.
पहले वो पिक्चर बना लो। हो सकता है आप गलत बताओ। जब आप गलत बताओ तो अगली बार जो मेरे कांसेप्ट्स हैं वो आप ध्यान से सुनना, ताकि आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए और आप आंसर सही लिख पाओ, राइट? तो फटाफट से हम इसके अंदर चलते हैं। अब आता है कि भैया इसी केस में बेसिकली कोर्ट का क्या जजमेंट है, लॉ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या जजमेंट दिया था? उन्होंने पहला जजमेंट दिया, देखो टिम्बर जो डिस्ट्रॉय हुआ है ना वो कंपनी को बिलोंग करता है, मैक्यूरा को इंडिविजुअली बिलोंग नहीं करता था, राइट? सारे पहले फैक्ट्स वो पूरे इवेल्युएट करके फिर उसके बाद बताते हैं। इवन दो मैक्यूरा वाज द सोल शेयर होल्डर, वो अकेला शेयर होल्डर था, मगर कंपनी और क्रेडिटर भी था वो कंपनी का, मगर उसका लीगल राइट नहीं है कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर। ही हैज राइट ओवर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, मगर वो कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बनता। दैट्स व्हाई इन दिस केस देयरफॉर लैक द इंश्योरेंस इंटरेस्ट, देयरफॉर आप किसी और की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करा सकते, राइट? आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी को ही मिलता, मगर कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी थी और आपने इंश्योरेंस अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करा रखा था। तो ऐसे केस में हमारा ये केस रिजेक्ट हो जाता है, नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी जीत जाती है इस केस में और इंश्योरेंस क्लेम हम मैक्यूरा को नहीं मिलता। और इससे कुछ लीगल प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो जाते हैं। क्या लीगल प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो जाते हैं वो भी हम देखेंगे। ये हमें सर याद करना है सारे, ये इतने बड़ा याद करना है नहीं, आपके दिमाग में ना अपने आप आ जाएगा। जब व्हेन यू विल 2-3 टाइम्स रीड आउट दिस केस स्टडीज, आपके दिमाग में अपने आप चलने लगेगा कि यार अच्छा कंपनी वो होती है, ये मुझे ऐसे लिखना है, मेरे को जजमेंट के बारे में ऐसे लिखना है, मेरे को सोल शेयर होल्डर है, अच्छा वो फैक्ट्स ऑफ द केस। आप मेरे हिसाब से एक पेज का ऑटोमेटिकली मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी आप सेपरेट लीगल एंटिटी में फटाफट से लिख लोगे, राइट? तो अब हम बढ़ते हैं इसके लीगल प्रिंसिपल। पहला लीगल प्रिंसिपल इससे क्या डिराइव हुआ कि भैया शेयर होल्डर हैज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट वेल, वो सारी चीजें आ जाती हैं, राइट? इसलिए कंपनी अलग, वो अलग, शेयर होल्डर इंडिविजुअल इंश्योरेंस करवा सकता है, कंपनी करा सकती है अपने उसका ऑनर। बट अगर आपने इंडिविजुअल नाम से करवाया है और कंपनी के एसेट है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, वो बार बार मैंने वही बताया। तो यहां से सेपरेट लीगल एंटिटी का केस डिफाइन होता है। सो दिस इज हाउ आवर फर्स्ट केस स्टडी गेट्स कंप्लीटेड, राइट? तो आई जस्ट टेक यू बैक टू वन, एक एक केस स्टडी करेंगे, एक एक स्टेट केस स्टडी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, so now we will move on to our next case study quickly। केस का नाम है हमारा सैलमन वर्सेस सैलमन। ये बहुत फेमस केस है, आपको इस केस के लिए याद रखना है। कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल के केस में क्या हुआ था? कॉर्पोरेट वेल होता है देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी करने के लिए कंपनी और कंपनी के ओनर्स अलग अलग होते हैं। इस केस में क्या है फैक्ट ऑफ द केस? एक मिस्टर सैलमन है, वही शेयर होल्डर है, वही क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है। उसने मेजर शेयर होल्डर था सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी के अंदर, और वो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर भी था, राइट? अब इस केस में कुछ और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे इस कंपनी के, राइट? अब हुआ क्या कि कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, कुछ लॉस हुआ, कुछ चीज हुआ, या कोई भी चीज की वजह से, या बिजनेस अच्छे से नहीं चला, या जो भी था उसकी वजह से कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। जैसे लिक्विडेशन में गई, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर कंपनी के एसेट बेचता है और बेचने के बाद उनका जो भी लायबिलिटी ओनर्स होते हैं उनकी पे ऑफ करता है। तो उस लिस्ट में सबसे पहले होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, फिर होते हैं अनसिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे इसका वो होता है। तो सबसे पहले आप किसका पैसा पे करोगे? सिक्योर्ड वाले का। सिक्योर्ड बैंक लोन हो, सिक्योर्ड डिबेंचर हो, इन सब का पैसा पे करोगे, राइट? तो अब इस केस में तुम कहोगे सर फिर जब क्लियर है कि पहले डिबेंचर का देना चाहिए, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का देना चाहिए, फिर इसमें शेयर होल्डर का देना चाहिए, तो सर प्रॉब्लम क्या है इस केस में? प्रॉब्लम ये आई, जो सिक्योर्ड डिबेंचर वाला था वो कंपनी का मेजर शेयर होल्डर भी था। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का क्या कहना था? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ये कहना था कि सर इसी ने कंपनी चलाई, इसी ने कंपनी खराब कर दी, राइट? मैं इसकी गलती का भुगतान क्यों करूं? तो पहले पैसा मेरा पे होना चाहिए, फिर डिबेंचर का पे होना चाहिए, फिर शेयर होल्डर का पे होना चाहिए, राइट? लिक्विडेटर को भी ये कहा। लिक्विडेटर हो गया कंफ्यूज, लिक्विडेटर को भी थोड़ा सा, देखो जब भी केस स्टडीज आती है ना, थोड़ा सा हमें लगता है कि यार ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, फिर हमें केस के फैक्ट्स अपने साथ में रखने पड़ते हैं, फिर लॉ को खोलना पड़ता है, लॉ से निकालना पड़ता है कौन सही कह रहा है। देखो यहाँ पे एक का पॉइंट सुनोगे, उसका पॉइंट भी आपको सही लगेगा। मिस्टर ए का सुनोगे, मिस्टर ए कहेगा सर लॉ के हिसाब से तो मैं सिक्योर डिबेंचर हूं, मेरे पैसे पहले मिलने चाहिए।
अब आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे, वो कहेंगे सर एक बात बताओ, इसी ने ही तो कंपनी चला रहा था, इसी ने कंपनी डुबा दी, तो पहले पैसे तो मेरे मिलने चाहिए ना, फिर इसके मिलने चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो बाहर का बंदा हूं ना, आउटसाइडर हूं। लॉ ये भी कहता है कि पहले आउटसाइडर का पैसा देना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज केस में अलाइन हुआ। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, राइट? फिर यही केस कोर्ट के पास गया। कोर्ट में एक पार्टी कौन होगी? सेलमेंट। और दूसरी पार्टी कौन सी होगी? सेलमेंट कंपनी लिमिटेड। ये दोनों के दोनों गए। अब उन्होंने ये कहा, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि भैया मैं डिसाइड करूंगा कि कौन क्या है, बट एज पर द लॉ। सो अब आपको ये फैक्ट समझ में आ गए कॉर्पोरेट वेल के अंदर। अब हम क्विकली जाते हैं। क्विकली क्या हुआ हमारे को? जजमेंट आया कि कंपनी सेलमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट ओनर। देखो, सेलमेंट डिबेंचर होल्डर भी है, शेयर होल्डर भी। शेयर होल्डर का उसका पैसा लेट मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ डिबेंचर होल्डर उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले पैसा मिलेगा, क्योंकि कंपनी अलग है और उसका ऑनर अलग है। तो एक जगह जब वो ऑनर की कैपेसिटी में खड़ा है, जब वो एज अ शेयर होल्डर खड़ा है, तो उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद ही मिलेगा। बट जब वो डिबेंचर होल्डर की तरह खड़ा है, तो उसको पैसा पहले मिलेगा। रीजन क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। इवन दो सेलमेंट्स हैड ऑलमोस्ट शेयर, सारे एजेंट है, मगर वो कंपनी का एजेंट या ट्रस्टी नहीं है। शेयर होल्डर्स आर नॉट द एजेंट और द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, राइट? वो उसके कोई नहीं है। देयरफॉर सेलमेंट वाज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कंपनी डेप्ट। वो कंपनी के डेप्ट के लिए लायबल नहीं है, राइट? और डिबेंचर का पैसा उसे पहले मिलेगा। क्रेडिटर्स कुड क्लेम ओनली अगेंस्ट कंपनी एसेट, नॉट सैलमन्स पर्सनल प्रॉपर्टी। वो सैलमन की पर्सनल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं इस केस के अंदर, राइट? तो वो लोग पहला तो ये चाह रहे थे कि डिबेंचर जो भी उसका है, उसका पैसा उसे ना मिले, और दूसरा वो क्या चाह रहे थे कि देखो, उसकी शेयर होल्डिंग तो पैसा नहीं देंगे, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पैसा हमारे को दे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये कहने लगे कि सर देखो, कंपनी अगर नहीं चुका पाएगी ना, तो शेयर होल्डर को देना चाहिए। तो शेयर होल्डर कितना देगा? सिर्फ उतना देगा, लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर। बट यहाँ पे कोई भी अनपेड अमाउंट नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है, देयर इज नो personal capacity here, right? There is personal capacity of the Salmon, and there is a different entity of a company, and therefore case went in the favor of Salmon, right? सैलमन के केस में हो गया। अब इससे लीगल प्रिंसिपल क्या डिराइव हुए, फटाफट से हम लीगल प्रिंसिपल देख लेते हैं। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट शेयर होल्डर। सेकेंड, सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट शेयर होल्डर, बिल्कुल अलग एंटिटी है, राइट? कंपनी इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट पर्सन इन लॉ। किसी की जरूरत नहीं है कंपनी को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, वो खुद ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, राइट? लॉ की निगाह में, राइट? कंपनी कैन ओ स्यू और जो भी टू बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। ऐसी क्रेडिटर को अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा चाहिए, तो वो कंपनी से ले, कंपनी को स्यू कर सकता है कि भैया आपने मेरा पैसा ले रखा है, मेरा पैसा दो, जो भी है। कंपनी को लिक्विडेट करा जाएगा, उससे पैसा मांगा जाएगा। बट क्या सेलमेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी जो एक मेजर शेयर होल्डर है उसकी आएगी? आंसर इज नो। देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी, वही मैंने बात करी थी, शेयर होल्डर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर शेयर होल्डिंग। एंड लास्ट, कॉर्पोरेट वेल। कंपनी और कंपनी के बीच में कॉर्पोरेट वेल होता है, वो कंपनी को डिस्टिंग्विश करता है उसके ऑनर से। तो ये यहां तक हमारी दो केस स्टडी फटाफट से कंप्लीट हो गई हैं। अब हम तीसरी केस स्टडी पे चलते हैं क्विकली। इज लिफ्टिंग ऑफ दी कॉर्पोरेट वेल। तो अभी तक हमने जो पहले दो एग्जांपल पढ़े, उन दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी करा। पहले मैक्यूरा वाले में क्या कहा? मैक्यूरा वाले में हमने कहा कि भैया सेपरेट लीगल एंटिटी है। दूसरे वाले में हमने क्या कहा? कॉर्पोरेट वेल उठाने मतलब कॉर्पोरेट वेल होती है शेयर होल्डर और शेयर होल्डिंग के बीच में। अब क्या हुआ कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या है? ये है एक्सेप्शन टू दी कॉर्पोरेट वेल। अगर आप इसे ढंग से पढ़ोगे ना, एक्सेप्शन टू दी कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या सर? ऐसे केसेस जहां पे कॉर्पोरेट वेल को हटा देगी और शेयर होल्डर और कंपनी को एक ही माना जाएगा, राइट? ये वो केसेस है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है सर? लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का मतलब है कि ऐसी कोई भी कॉर्पोरेट वेल अगर किसी की उठ जाती है, किसी कंपनी के केस में उठ जाती है, और कोर्ट को वो कॉर्पोरेट वेल को उठाना पड़ता है, कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन होती है जिसकी वजह से उठाना पड़ता है। वो लॉ जनरल होता है, जनरल लॉ अलग बनता है और एक्सेप्शंस अलग बनती है। एक्सेप्शंस क्या है सर? ये 5 एक्सेप्शंस हैं, हमें ये 5 एक्सेप्शंस पढ़नी है। पहला, अगर कोई भी बंदा एनिमी कैरेक्टर का है, हमारा एनिमी कंपनी है वो,
जैसे वर्ल्ड वॉर्स हो जाती है। वर्ल्ड वॉर के केस में क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिज़नेस नहीं करेगी, वो उसके लॉ कह देते हैं। जैसे ऑब्वियसली इज़राइल और अभी आज की डेट में आप लड़ाइयाँ देख रहे हो, तो इज़राइल यूके इज़राइल की अगर कोई कंपनी है तो वो यूके की कंपनी से, यूएस की कंपनी से बिज़नेस नहीं करेगी, अगर उसकी कंट्री में वो मना हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे केस में अगर एनिमी कैरेक्टर बन जाती है दूसरी कंपनी, तो हमें उसके साथ डीलिंग नहीं करनी, राइट? ये तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर चलो हम केस टू केस तब डिस्कस करेंगे फैक्ट ऑफ द केस में। अभी हम आगे चलते हैं। सेकंड हमें याद करने के लिए है, अगर कहीं पे सर टैक्स इवेजन आया हुआ है, टैक्स इवेजन आया हुआ है, तो वहां पे भी हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आ जाएगा। इसका मतलब वही दोबारा बोल रहा हूं, हमें कॉर्पोरेट वेल हटानी पड़ेगी, शेयर होल्डर और कंपनी को एक मानना पड़ेगा, राइट? ये वाला केस है। पांचवा केस है वर्कमैन एम्प्लॉयड एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर। इसमें भी बहुत बड़ा सा नाम है सर, इसे याद कैसे रखे वो मैं जब ये केस लॉ बताऊंगा तब। तीसरी कंडीशन आती है कि हमारा अगर लीगल ऑब्लिगेशन है, अगर हमारी कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन है और हम उसे लीगल ऑब्लिगेशन को नहीं निभाने के लिए हमें कंपनी को फॉर्म करते हैं और जान के वो कंपनी फॉर्म करके हम उसके थ्रू लीगल ऑब्लिगेशन को कॉन्ट्रावेन कर देते हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगी, अब कॉर्पोरेट वेल उठा देगी, कहेगी शेयर होल्डर और कंपनी एक ही पर्सन है और मैं शेयर होल्डर्स को लायबल करूंगी। ऐसे ही केस में अगर कोई कंपनी की सब्सिडरी कंपनी आप जान के बना रहे हो उसे अपना एजेंट की तरह काम कराने के लिए, तो उस केस में ये वाला केस अप्लाई होगा। तो अभी तक हमने 4 पढ़े फटाफट से। एक एनिमी कैरेक्टर है सर, अगर टैक्स इवेजन है सर, अगर लीगल ऑब्लिगेशन है सर, और अगर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एज सब्सिडरी एज एन एजेंट है। ओके सर, तो आप कॉर्पोरेट वेल उठा दोगे। और लास्ट सर, लास्ट है हमारा कॉर्पोरेट वेल, सॉरी ये एनिमी कैरेक्टर लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर केस में जाके देखेंगे कि वो क्या है उसके, ठीक है? तो अभी यहाँ पे आप स्किप कर दो, बट केस स्टडी के अंदर हमें पता चल जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस दी कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी। अब देखो ये फेवरेट केस है कॉर्पोरेट वेल का उठाने का, जहां पे कि एनिमी कैरेक्टर है। एनिमी कैरेक्टर का क्या मतलब है सर? एनिमी कैरेक्टर का मतलब है एक कंपनी है, ठीक है? मैं केस स्टडीज के ऊपर लेके चलता हूँ, फिर हम फैक्ट के केस पढ़ने के बाद फिर हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पहले थी एक कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी लिमिटेड थी। ये कंपनी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड थी, इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड थी, बनी इंग्लैंड में थी। ये टायर बनाने का बिजनेस करती थी। इसके मेजर शेयर होल्डर्स, अब ढंग से देखना, मेजर शेयर होल्डर्स कौन है? जर्मन्स थे। अब आपका नॉर्मल रूल क्या कहता है? कॉर्पोरेट वेल, नॉर्मल रूल, नॉर्मल लिफ्टिंग नहीं, नॉर्मल रूल क्या कहता है भाई? कंपनी कॉन्टिनेंटल टायर रबर अलग होंगी और उसके शेयर होल्डर चाहे जर्मन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कहीं के भी हो, हमें क्या मतलब, हम तो कंपनी को देखेंगे। कंपनी कहां की है? इंग्लैंड की। अब इन्होंने इसके में से सिर्फ एक ही शेयर होल्डर था जो ब्रिटिश वाला था, बाकी सारे मेजर जर्मन शेयर होल्डर्स थे। अब ये एक डेमलर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी, ठीक है? तो डेमलर कंपनी ने इसे टायर सप्लाई करे। अब डेमलर कंपनी को जब इसने, ऑब्वियसली कोई बंदा किसी को अगर टायर सप्लाई कर रहा है तो उसके बदले मनी मांगेगा। जब मनी का टाइम आया, मनी ना क्रेडिट पे होता है, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड का टाइम होता है, राइट? अब इसने मान लो मार्च में दिया और अप्रैल में वर्ल्ड वॉर हो गई। वर्ल्ड वॉर आपको पता है, पहली वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुई थी? जर्मनी और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। अब देखो, दोनों ही कंपनी इंग्लैंड के अंदर है। एक कंपनी के, डेमलर कंपनी के सारे शेयर होल्डर बेसिकली इंग्लैंड के ही बिलोंग करते हैं, राइट? बट कॉन्टिनेंटल वाले में जो शेयर होल्डर्स है, मेजर शेयर होल्डर, वो जर्मन है। अब किनका फायदा होगा अगर इस कंपनी को, कॉन्टिनेंटल को पैसा मिल जाएगा? तो जर्मन का। तो ये डेमलर कंपनी के पास गए, कहने लगे सर अब वर्ल्ड वॉर हो रही है, जो भी है आप मेरा पैसा दो। डेमलर वाली कंपनी ने कहा नहीं जी नहीं सर, मैं आपको पैसा नहीं दे सकती, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंट्री के अगेंस्ट में है, मेरी कंट्री आपका पैसा देने के लिए मना कर रखा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, आप मेरी एनिमी कंपनी हो। तो अब कॉन्टिनेंटल को तो गुस्सा आ गया, कॉन्टिनेंटल फटाफट से कहने लगी देखो जी, मैं तो इनकॉर्पोरेटेड इंग्लैंड में हूं ना, और वही कंसेप्ट आ जाएगा। देखो मैं आपको जान के पहले कंफ्यूज करूंगा ताकि आपके माइंड में आए, हाँ यार ये केस स्टडी बनी क्यों, ये कोर्ट ऑफ लॉ में गया क्यों। कॉन्टिनेंटल का क्या स्टैंड पॉइंट है यहाँ पे कि भैया जो भी जर्मन शेयर होल्डर्स हैं, जो भी जर्मन शेयर होल्डर्स है वो अलग है, और मैं तो कॉन्टिनेंटल हूं, मैं तो इंग्लैंड की कंपनी हूं, तो इंग्लैंड हूं, आप भी इंग्लैंड हो, आप मुझे पैसा दे दो, मैं तो कोई एनिमी कंपनी थोड़ा ना हूं।
मगर डेमलर का क्या कहना है, क्योंकि आपके मेजर शेयर होल्डर जर्मन के हैं, तो आपको मैं जर्मन कंपनी ही, मतलब बेसिकली एनिमी ही मानूंगा अपना। तो अब यहाँ पे केस स्टडी लॉ कोर्ट के पास गई। अब कोर्ट इसकी बात सुने या उसकी बात सुने। अगर अगर इसे एनिमी कंट्री मानना है, एनिमी कंपनी मानना है, तो पैसा नहीं देंगे, और अगर एनिमी कंपनी नहीं मानना है तो पैसा देना पड़ेगा इसको। तो ये लॉ में गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अब आप 2 मिनट इसे एनालाइज करो। अब आप सोचो यहाँ पे अगर आप होते तो आप क्या डिसीजन करते। लॉ आपने पढ़ रखा है, आपने ऑब्वियसली ये जो भी सेशंस होंगे, टेक इट आफ्टर माय कंपनीज एक्ट सेशंस, देन ओनली टेक इट। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से क्या हुआ। अब कोर्ट ने क्या डिसाइड करा, कोर्ट ने यही डिसाइड करा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये डिसाइड करा कि जो भी कॉन्टिनेंटल कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड इंग्लैंड में है, मगर मेजरली कंट्रोल्ड बाय द जर्मन शेयर होल्डर्स है, और उसकी डायरेक्टर भी जर्मन हैं। तो यहाँ पे अब देखो, वो कॉन्टिनेंटल कहने लगी तो सर क्या हुआ, हमने तो पढ़ रखा है सेपरेट लीगल एंटिटी, शेयर होल्डर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। तो आप मेरे को कंपनी की तरह देखो ना, मैंने तो डीलिंग कंपनी की तरह करी है, शेयर होल्डर की तरह तो नहीं गए। नहीं, यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल उठ जाएगी, देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज एनोमी। पहली बार उसमें कॉर्पोरेट वेल उठाएंगे और पीछे देखेंगे कौन है, अच्छा जर्मन्स का फायदा हो रहा है इसमें। नहीं यार नहीं, तो इंग्लैंड के उन्होंने मना कर दिया। बेसिकली उन्होंने ये दिया कि अगर आप डेमलर कंपनी पैसा नहीं देगी, क्योंकि अगर वो पैसा देती है तो ये ऐसा माना जाएगा कि डीलिंग विद अ एनिमी पर्सन, और आप वर्ल्ड वॉर के दौरान आप एनिमी कंट्री के साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, राइट, आपको अलाउड नहीं है। तो हमने लीगल प्रिंसिपल क्या एस्टैब्लिश करे इससे, कि कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड वंस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब लॉ, जस्टिस या नेशनल इंटरेस्ट हो। तो आपने देखा होगा, हम कभी कभार हम पाकिस्तान से हमने कुछ चीजें बंद कर दी थी, राइट। तो ऐसे केस में हम पाकिस्तान से अगर कोई भी डीलिंग करते हैं या कोई करते हैं तो वो एनिमी से डीलिंग माना जाता है, राइट। तो इट डिपेंड अपॉन कि किस कंट्री की क्या नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है, क्या नहीं। अगर लॉ के अगेंस्ट में कोई ये काम करोगे तो कॉर्पोरेट वेल को उठा देंगे। कॉर्पोरेट वेल को उठाना क्या है सर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या कहना चाहते हो आप। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में कहता हूं जनरल रूल है, शेयर होल्डर अलग, कंपनी अलग। बट अगर आपने ये 5 काम कर दिए, अगर ये 5 काम कर दिए तो आपकी कॉर्पोरेट वेल उठ जाएगी। सर इसके अलावा और कोई नई केस स्टडी भी आ सकती है। देखो नॉर्मली आईसीआई नई केस स्टडी नहीं पूछता, आपकी जो बुक्स में है वही पूछेगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए जनरल लॉ। अच्छा यार, अगर कोई लॉ के अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है या जस्टिस के अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है या नेशनल इंटरेस्ट में, आपको एग्जांपल बना देंगे कि एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी को, देखो केस स्टडीज वो कहीं से भी बना सकते हैं। वो कहेंगे एक कंपनी है, दूसरी कंपनी ने नेशनल इंटरेस्ट में बेसिकली कोई काम नहीं करा, तो क्या लॉ शेयर होल्डर्स और कॉर्पोरेट वेल उठा सकता है। तो आपको आंसर यस लिखना पड़ेगा उस केस में। देन एनिमी कैरेक्टर टेस्ट करना पड़ेगा। अ कंपनी चार्टर डिपेंड्स ऑन हु कंट्रोल इट, नॉट जस्ट वेयर इट इज रजिस्टर्ड। अब देखो वहीं पे कॉन्टिनेंटल का क्या कहना था, यार मैं तो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड हूं, मेरे को तो आप क्यों कर रहे हो, मैं तो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड हूं, मेरे सारे के सारे जर्मन शेयर होल्डर्स है, इसका मतलब थोड़ा ना मैं जर्मनी की कंपनी हो गई। नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि कौन कंट्रोल कर रहे हैं कॉर्पोरेट वेल उठा के, राइट। तो ये हमारा फटाफट से हो गया। अब हमारा चौथा केस आता है दिनशॉ मैकेंजी पेटिट पेटिट। ये टैक्स इवेजन से रिलेटेड केस है। ये भी केस स्टडी बहुत बार पूछते हैं। दिनशॉ मैकेंजी एक बहुत ही बड़े बेसिकली रिप्यूटेड पर्सन थे, जिनके पास काफी वेल्दी बिजनेसमैन थे। अब इनके ना जो भी कंपनी के पास डिविडेंड वगैरह और ये सब आते थे ना, इनसे आते थे, वो बेसिकली ये क्या करते थे यार, ये इनको टैक्स देना पड़ता था। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट टैक्स, इन्होंने क्या करा, एक 4 कंपनी बनाई। 4 कंपनी के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट, इनमें शेयर्स में इन्वेस्ट करा, कंपनी से पैसा डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में रिसीव करा, और कंपनीज ने इनको पैसा लोन के फॉर्म में वापस दे दिया। अब जब लोन की फॉर्म में वापस दे दिया तो इन्होंने कहा देखो भैया, लोन तो मेरी मर्जी, मैं कंपनी को का लोन चुकाऊं या ना चुकाऊं, मैंने तो डिविडेंड की तरह पैसा नहीं लिया है, डिविडेंड या इंटरेस्ट की तरह पैसा नहीं लिया है, मैंने लोन की तरह पैसा लिया है, तो लोन मैं चुका दूंगा। अब ये कंपनियां बार बार हर साल ऐसे ही करती थी, तो उन्हें यहाँ पर किसी ने केस फाइल करा और उन्होंने क्या देखा कि भैया ये तो जान के हमारे दिनशॉ मैकेंजी दिमाग चला रहे हैं, उन्होंने जान के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई ताकि वो इन कंपनी से इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम के ऊपर टैक्स बचा सके।
राइट। तो ऐसे केस में कोर्ट ने क्या डिसीजन करा, कोर्ट ने यही डिसीजन करा कि भैया कॉर्पोरेट वेल उठ जाएगी अगर आपने इनकम यहाँ पे दिनशॉ की मानी जाएगी, कंपनी की इनकम नहीं मानी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, राइट। तो अगर आप कोई भी फ्रॉड, टैक्स इवेजन, सैम ट्रांजेक्शन, इम्प्रॉपर पर्पस के लिए कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ये 4 रूल्स यहाँ पे सेट हुए, तो आपको वो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अप्लाई हो जाएगा फटाफट से, राइट। तो यहाँ पे हम फटाफट से जजमेंट पढ़ लेते। जजमेंट यही कहा, अगर आपको कोर्ट याद ना रहे तो आप लिख सकते हो ऑनरेबल कोर्ट, कहीं जगह हाउस ऑफ लॉर्ड है, कहीं जगह सुप्रीम कोर्ट है, कहीं जगह हाई कोर्ट है, तो आप कैन यूज द वर्ड ऑनरेबल कोर्ट, बट गलत मत लिखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा द कंपनीज क्रिएटेड बाय दिनशॉ मैकेंजी वर नॉट जेन्युइन बिजनेस एंटिटीज, ये जान के बनाई गई सब्सिडी कंपनी है इन ऑर्डर टू एवेड द टैक्स। दे वर मेयरली अ सैम कंपनी, सैम मतलब स्कैम बनाने के लिए जो कंपनी करी है, टू अवॉइड द टैक्स। इनकम इन द नेम ऑफ दीज कंपनी वर एक्चुअली इन हिज पर्सनल इनकम, जो बेसिकली इसके पर्सनल इनकम है वही उसी की जान के उसे करने के लिए उसने वो वाले वो बनाया, राइट। देयरफॉर टैक्स पेबल बाय द दिनशॉ हिमसेल्फ एंड नॉट कंपनीज, कंपनीज को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा टैक्स, पर्सनल कैपेसिटी में टैक्स देना पड़ेगा, राइट। उसने जान के लोन के फॉर्म में कंपनी से पैसे वापस ले लिया, एक्चुअली तो वो डिविडेंड इनकम है। तो लीगल लॉज क्या यहाँ पे डिफाइन हुए, वही सैम या डमी कंपनी अगर आप बनाते हो और कंपनी के अंदर कोई रियल बिजनेस नहीं है, ताकि हम टैक्स बर्डन रिड्यूस कर पाओ, देयरफॉर वो कंपनीज के केस में कॉर्पोरेट वेल टैक्स इवेजन की वजह से उठा देंगे और क्या मानेंगे। अब देखो यहाँ पे भी यही हुआ, शेयर होल्डर ने क्या कहा, भाई मैं अलग हूं शेयर होल्डर, कंपनी अलग है, कॉर्पोरेट वेल नहीं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, एक्सेप्शन टू कॉर्पोरेट वेल। उन्होंने क्या कहा, दिनशॉ एक माना जाएगा और जो 4 कंपनी है वो भी एक ही पर्सन माना जाएगा। तो ऐसे केस में इनमें सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे ये लॉ की फटाफट से हो गया। अब हमारा थर्ड केस आता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल फॉर लीगल ऑब्लिगेशन वर्कमैन बोनस। आप ये ध्यान रखना, लीगल ऑब्लिगेशन वर्कमैन बोनस के ऊपर मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ। अब आप सबसे बड़ा चैलेंज आता है, सर हमें ये केस स्टडी का नाम कैसे याद होगा, केस स्टडी का नाम ही इतना बड़ा है सर, मैं एग्जाम में जाके कहाँ तक याद रखूंगा, राइट। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं उसके लिए शॉर्टकट लगाया। क्या है, आप ऐसे ध्यान रखोगे पिक्चर से कि देखो इस पिक्चर में एक तो है एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी जो मैनेजमेंट है, तो बाद वाला जो नाम देख रहे हो आप, वो नाम देख रहे हो द एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर एंड अनदर, हट जाओ उसे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर, भावनगर की है, राइट। अब इस सेम नाम को कॉपी पेस्ट कर दो आगे और उसमें लिख दो वर्कमैन एम्प्लॉयड इन। वर्कमैन एम्प्लॉयड मींस मतलब इनके जो वर्कमैन होंगे, इनके जो, अभी मैं जब दिखाऊंगा ना दो पार्टी कौन से हैं, तो एक तो वो कंपनी खुद हो गई दी एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर, और उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच का झगड़ा था। तो जब भी कोई केस लॉ का नाम होता है तो जो दो पार्टी बनती है कॉन्ट्रैक्ट की, जो केस लॉ की, उन्हीं के नाम के ऊपर केस लॉ होता है, राइट। तो यहाँ पे दो पार्टी कौन सी हैं, एक तो खुद कंपनी एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर, और एक बेसिकली उसका वर्कमैन एम्प्लॉयड इन दी एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करी थी इसने एक कुछ अदर कंपनीज के अंदर, वहां से बेसिकली ये डिविडेंड रिसीव करता था, कि जैसे डिविडेंड रिसीव करता था ये बेसिकली अपने जो भी डिविडेंड रिसीव हुआ उसका कुछ परसेंटेज बोनस देता था अपने ओन एम्प्लॉयज, किस कौन सी एम्प्लॉय कंपनी के, एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एम्प्लॉयज को वो बेसिकली उसके बेसिस पे बोनस देता था। तो वर्कमैन को बोनस मिल जाता, वी आर वर्कमैन और बोनस। अब देखो दोनों ये पार्टी समझ में आ गई ना, यहाँ पे अब आपको ये याद आएगा द वर्कमैन, देखो मैंने अलग से लिख दिया, बाकी नाम सेम रहेगा, वर्क आप वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट आप इतना भी लिख दोगे तो वो चल जाएगा केस का नाम, राइट। अब आता है फटाफट से, सर फिर क्या हुआ, अब इसके दिमाग में खुराफात आई, यार एसोसिएट ने कहा यार मुझे ना बोनस देना पड़ता है एम्प्लॉय को, और मेरे डिविडेंड आते हैं तो मुझे बोनस देना पड़ता है, अगर मैं ये डिविडेंड एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज में ना लाऊं और ये किसी और सब्सिडरी में लाऊं और उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर मैं ही बन जाऊं, कंपनी को बना दूं, तो इसने क्या करा, इसने 3 बेसिकली सब्सिडरीज बना दी बहुत सारी। अब सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, पैसा दिया उन्हें, और उन कंपनी ने फर्दर अदर कंपनीज को इन्वेस्ट करा, ठीक है। और अदर कंपनी में जब उन लोगों ने इन्वेस्ट करा तो वहां से बेसिकली पैसा आया इनके पास, किस फॉर्म में आएगा, डिविडेंड। बट अब डिविडेंड किस में आया, सब्सिडरी में।
और ये लोग एम्प्लॉय किसके हैं? एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड में। तो एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने कहा देखो भाई मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मेरे पास तो अब की बार डिविडेंड आया ही नहीं, और मैं आपको पैसा किसके ऊपर देता था? डिविडेंड के ऊपर बोनस देता था, बट वो डिविडेंड मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास एसोसिएट रबर में है नहीं, वो तो सब्सिडरी कंपनीज में है, तो मुझे आपको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। अब देखो कुछ ना बोनस लॉज और वो लॉज हैं, तो उस लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, बेसिकली मिनिमम बोनस आपको देना पड़ता है एम्प्लॉयज को, तो वो आपने नहीं दिया। अब ऐसे केस में क्या हुआ? ऐसे केस में उस वर्कमैन कंपनी ने रिफ्यूज टू पे वर्कर ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम आपको पैसा नहीं देंगे, अब तो सब्सिडरी के एम्प्लॉय को पैसा मिलना चाहिए ना, आप लोगों ने तो ये पैसा कमाया ही नहीं है, राइट? तो यहां पे केस लॉ के अंदर कौन कौन गया? सुप्रीम कोर्ट गए। कौन कौन सी दो पार्टीज गई? एक तो खुद कंपनी ये वाली, और इसके वर्कमैन एम्प्लॉयड। तो ऐसे ही केस का नाम आपको फटाफट से याद हो जाएगा कि अच्छा सर ने ये समझाया था कि वर्कमैन गए थे तो वर्कमैन एम्प्लॉयड और आगे वाला नाम सेम लिख दूं, राइट? दिस इज हाउ यू विल स्टडी। और जैसे ही आपका वर्कमैन का नाम आएगा आपके दिमाग में बोनस का नाम आएगा, बोनस का नाम आते ही आपको लीगल ऑब्लिगेशन का नाम आएगा। ऐसे केस में क्या हुआ? फिर से वही जजमेंट आया, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आपको यहां तो फटाफट से पता चल गया होगा, यहां पे वही करा, कॉर्पोरेट वेल को उठा दिया, सब्सिडरी और कंपनी एक जान के बनाई गई हैं प्रॉफिट डाइवर्ट करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए। ऐसे केस में वर्कर को ताकि जान के बोनस कम मिले, इस वजह से उन्होंने डिविडेंड बेसिकली इस कंपनी के अंदर नहीं आएंगे, दूसरी कंपनियों के अंदर आएंगे, देयरफॉर ये जान के एक फेक अरेंजमेंट था जिससे कि बोनस का पैसा ना देना पड़े। ऐसे केस में कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करा, कॉर्पोरेट वेल एंड ट्रीट दी प्रॉफिट एज बिलोंगिंग टू मेन। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा कि मेन कंपनी को ही, जो एसोसिएट रबर है उसी को ही माना जाएगा, उसका ही प्रॉफिट माना जाएगा, उसी का डिविडेंड माना जाएगा, बाकी नीचे जो सब्सिडरीज कंपनी है उनका डिविडेंड नहीं माना जाएगा, और आपको वर्कमैन को बोनस अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा। ये तो बेसिकली चोरी है, बेसिकली बचने के लिए उसने करा है। तो वर्कर्स वर एंटाइटल्ड टू हायर बोनस कंसिडरिंग दी रियल प्रॉफिट्स, राइट? रियल प्रॉफिट आपका बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। ओके, देयरफॉर वर्कमैन वर एंटाइटल्ड टू हायर बोनस। वही मैंने आपको बताया, जब अगर डिविडेंड इधर नहीं आएंगे तो डिविडेंड के बेसिस पे परसेंटेज बोनस मिलता था, अब वो डिविडेंड नहीं आ रहे तो अब क्या हुआ? उनके बोनस कम हो गए, तो जान के कोर्ट ने कहा नहीं जी, आपको डिविडेंड की कैलकुलेशन में और ये प्रॉफिट हम उस कंपनी का मानेंगे, देयरफॉर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीगल लॉ क्या स्टैब्लिश हुआ? लीगल लॉ यही स्टैब्लिश हुआ कि रियल इंटेंशन मैटर मोर देन लीगल स्ट्रक्चर। कभी कभार क्या होता है, लॉ की लैंग्वेज में कुछ लिख देते हैं कुछ लोग। लॉ जब भी बनाया जाता है ना, किसी इंटेंशन की वजह से बनाया जाता है, किसी चीज को कैप्चर करने की वजह से बनाया जाता है। जब अब लॉ की पर्पज होती है बनाने की, ठीक है, अगर वो पर्पज डिफीट हो रही है लॉ के वर्ड्स की वजह से, तो लॉ सस्टेंस ओवर फॉर्मा, मतलब जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा इंटेंशन मैटर करती है। तो जजमेंट क्या होते हैं? इंटेंशन के बेस पे दिए जाते हैं कि यार यहाँ पे अच्छा, जैसे पहले हमने कॉर्पोरेट वेल क्यों दिया था? भैया शेयर होल्डर को ज्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पे क्या हुआ? शेयर होल्डर ने अपना दिमाग लगा के जान के ऑब्लिगेशन को बेसिकली हटाने के लिए उसने सब्सटेंस ओवर फॉर्मा करा है। देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या कहना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा नहीं जी नहीं, आपका लीगल स्ट्रक्चर खराब है। हम लीगल स्ट्रक्चर के बेस पे एम्प्लॉइज को, आपको लग रहा है ना वो सिंपैथेटिक होती है यहाँ पे कोर्ट, तो कहेगी नहीं जी नहीं, हमें इंटेंशन हटानी पड़ेगी और हमें आपको बेसिकली वर्कर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी कैन नॉट अवॉइड ऑब्लिगेशन लाइक बोनस। देयरफॉर जान के जहां पे फेक एग्रीमेंट्स होते हैं वहां पर लीगल ड्यूटी आ जाती है। तो ये हमारी 3 केस स्टडी हो गई। फटाफट से वो 3 केस स्टडीज के नाम याद करने हैं आपने, और उसके अंदर वो पहली कॉर्पोरेट वेल कब हटेगी? जब एनिमी कैरेक्टर होगा। दूसरी कॉर्पोरेट वेल कब हटेगी सर? जब आप कोई टैक्स इवेड करोगे। तीसरी सर लीगल ऑब्लिगेशन को इवेड करोगे। तो हमारी 3 केस अभी तक कैप्चर हो गए हैं, राइट? तो अब आते हैं हमारा छठ मतलब 6th केस स्टडी की तरफ। और अगर मैं कॉर्पोरेट वेल में बात करूं तो चौथा केस है। चौथा केस क्या है? एक मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी। यहां पे क्या है, आपने एक सब्सिडरी बनाई और वो सब्सिडरी को एजेंट की तरह काम कराना चाहते। तो जब आप सब्सिडरी को एजेंट की तरह काम कराना चाहोगे तो हमें सब्सिडरी और होल्डिंग को एक ही बंदा मानना पड़ेगा,
और उसी हिसाब से लॉ बनाना पड़ेगा। बेसिकली लिफ्टिंग तो यही है। अगर यहाँ पे लिखा होता वर्ड खाली कॉर्पोरेट वेल, तो हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी अलग एंटिटी है और होल्डिंग अलग है। बट लिफ्टिंग क्यों करानी पड़ रही है हमें? क्योंकि इन्होंने कोई गलत काम करा होगा, उसी वजह से हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि पहले क्या हुआ, एक मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड थी, वेल स्टैब्लिश, बहुत बड़ी कंपनी थी, स्टैब्लिश कंपनी थी। ये अपने लाइसेंस अप्लाई करने के लिए बेसिकली ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के पास गई एक स्कीम के अंदर। अब उस स्कीम के अंदर ना इस ब्रिटिश कंपनी ने इसकी एप्लीकेशन को कर दिया रिजेक्ट। इन्हें कर दिया रिजेक्ट। रीजन क्या दिया उन्होंने रिजेक्शन करते समय कि भैया हमने ना ये छोटी कंपनियों के लिए, जो नई नई कंपनियां खुली है, उनको बेसिकली प्रमोट करने के लिए हमने ये लाइसेंस इशू करा था, क्योंकि ये बहुत कम कॉस्ट पे है, आप ऑलरेडी एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी हो, आपको ये लाइसेंस नहीं मिल सकता। अब इसके कंपनी का दिमाग चला, उनने कहा यार मेरे को तो नहीं दिया, चल मैं क्या करता हूँ, 3 ना छोटी-छोटी सी सब्सिडियरी कंपनी बना देता हूँ, इनके अंदर जरा-जरा सा बिज़नेस रखता हूँ। अब इसने क्या करा, होल्डिंग कंपनी ये बन गया, इसने बेसिकली इनके अंदर 100% इन्वेस्टमेंट कर दी या मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट कर दी, और इनसे बेसिकली इसने अप्लाई करवा दी एप्लीकेशन, जाओ-जाओ तुम जाके एप्लीकेशन करो। अब पहले ब्रिटिश कंपनी फटाफट से एप्लीकेशन को अप्रूव करने वाली थी, बट जैसे ही उसने देखा कि यार ये तो एप्लीकेशन होल्डिंग कंपनी, इसमें मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट है और हमने तो उसे मना कर रखा है क्योंकि वो तो वेल स्टेब्लिश कंपनी है, तो ये तो जान के धोखाधड़ी करने वाली बात हो गई हमारे साथ। तो उन्होंने ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि भैया सब्सिडरी कंपनी वाज फॉर्म्ड जस्ट टू एक्ट एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ अनदर कंपनी। तो यहाँ पे मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट पहुंच गई उसके पास, ये रोने-धोने लगी, क्या वही वही वाला फन, सर मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, सब्सिडियरी कंपनी है तो छोटी कंपनी है ना, मैं तो बड़ी कंपनी हूँ, मगर कब सब्सिडियरी कंपनी तो छोटी है ना, इन्हें लाइसेंस देना चाहिए ये वो। और यहाँ पे ये लोग क्या कहने लगे कि भैया ये तो होल्डिंग कंपनी है, इसने तो जान के एक सब्सिडियरी को एजेंट की तरह यूज करके बेसिकली लाइसेंस को अचीव करना चाहा, जो वो ऑलरेडी अचीव नहीं कर पा रही थी थ्रू, क्योंकि हमने इसमें लिमिट लगा रखी है। बेसिकली ये लोग ना टर्नओवर की लिमिट लगा देते हैं या पेड अप कैपिटल की लिमिट लगाते हैं, तो वो उसके अंदर फॉल नहीं कर रही होगी, तो ये बेसिकली सब्सिडरी कंपनीज के अंदर फॉल कर गई। तो इन्होंने कहा हमें तो मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने यहां पर कहा जजमेंट के अंदर कि नहीं जी नहीं, ट्रांसपोर्ट कंपनी को वो लाइसेंस नहीं मिलेगा सब्सिडीज वालों को भी। क्यों? जान के, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि हम छोटी कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं, ये बेसिकली लॉ को यूज करना है, एक स्कैम की तरह यूज कर रहे हैं, एक सब्सिडरी कंपनी को अपने एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं, और जान के उसने सब्सिडरी कंपनी के लिए अप्लाई करा, सब्सिडी कंपनी के। तो कोर्ट रिजेक्टेड द लाइसेंस एप्लीकेशन, उन्होंने लाइसेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि इस लाइसेंस के लिए पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी एक यूनिट मानी जाएगी, जान के सब्सिडरी कंपनी अलग बनाने के लिए, ताकि हम लॉ को इवेड कर पाए, ताकि हम लॉ बेसिकली, मैं वही बोल रहा हूं, इसे सब्सटेंस ओवर फॉर्मा बोलते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्मा मतलब यहाँ पे इंटेंशन देखा जाता है। लॉ में तो यही लिखा है कि ये सेपरेट है, बट इंटेंशन क्या है, यहाँ पे हम प्रमोट करना चाहते थे छोटी कंपनीज को, यहाँ पे है बड़ी कंपनी। तो ऐसे केस में हम बड़ी कंपनियों को प्रमोट नहीं करेंगे इन ऑर्डर, इसलिए हमें इन्हें एक ट्रीट करना पड़ेगा। ये लॉ स्टैब्लिश हो गया, इसलिए लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल टू prevent abuse, though the company is normally a separate legal entity, court will ignore this when the company is formed to evade or it is mere पैकेट और स्कैम। बेसिकली स्कैम बोलूंगा, शैम बोलो, स्कैम बोलो, जो वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, आप स्कैम कंपनी बोल सकते हो, जान के बनाए। अगर एजेंट कंपनी को आपने सेम यूनिट, सेम इकोनॉमिक यूनिट के लिए बनाया है, सेम पर्पस के लिए बनाया है, तो आप और वो एक ही माने जाएंगे जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, राइट? तो ये लॉ स्टैब्लिश हो गया, हम उन्हें अलग यूनिट नहीं मानेंगे। तो अगर होल्डिंग रिजेक्ट है तो सब्सिडीज भी रिजेक्ट हो जाएंगी। और कोर्ट में एग्जामिन हु कंट्रोल द कंपनी, कौन बेनिफिट मिल रहा है, जान के। अगर देखो यहाँ पे आप कहोगे सर सब्सिडी कंपनी को तो बिजनेस नहीं था, आप तो जाके हमारी रियल इंटेंशन क्या थी, ब्रिटिश वालों की, ब्रिटिश कंपनी की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कमीशन है, कि भैया जो भी हमें मिले वो छोट, हम जो ये स्कीम लाए हैं ये छोटी कंपनीज के लिए लाए हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए लाए हैं। अगर हम ये सारी बड़ी कंपनीज को दे देंगे तो हमारे पास ये चीज दिक्कत हो जाएगी, राइट? तो ये केस लॉ हमारा फटाफट से खत्म होता है। अब आता है लास्ट में, मैंने वही बोला था वहां पे मत रेफर करना, मैं इसको पीपीटी में चेंज कर दूंगा, आप यहां से देख लेना। कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट टू डिफीट लॉ। तो 5 हो गए। पहला,
एनीमी है, एनीमी के केस में हटा देंगे, टैक्स इवेजन के केस में हटाएँगे, लीगल ऑब्लिगेशन के केस में। अगर सब्सिडी आपने एजेंट की तरह बनाई है और अगर आपने फ्रॉड या कंडक्ट या लॉ को डिफीट करने के लिए बनाया है, तो हम अलाउ नहीं करेंगे। जैसे कि गिलफोर्ड। गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे मार्क कर लेना। मेरे हिसाब से ये केस फटाफट से आपसे पूछ सकते हैं। एक अमेरिकन कंपनी थी गिलफोर्ड, उसका बेसिकली एक हॉर्नी था मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जब भी कोई अपॉइंट होता है ना, तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सारी मैनेजिंग पावर्स होती हैं, राइट? ओके, तो 1 सेकंड होल्ड करना। ओके, सो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास हमारी सारी मैनेजिंग पावर्स होती है। उसके पास सारे कस्टमर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसे बिज़नेस कैसे चलाना है वो होता है। कस्टमर का बैंक भी वही होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जब भी कोई कंपनी किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाती है ना, बाहर के बंदे को, तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है कि देखो, आप मेरे कस्टमर्स के साथ रहोगे, आप उनके साथ डे टू डे डील करोगे, उनके साथ बिज़नेस रिलेशनशिप बनेंगे आपके, तो आप उनको मैं आपको पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि कंपनी छोड़ने के बाद मेरे कस्टमर्स को अप्रोच नहीं करोगे, उन्हें सॉलिसिट नहीं करोगे, उनकी लाइज़निंग नहीं करोगे। ऐसा ना हो कि तुम कंपनी छोड़ के जाओ और फटाफट से तुम मेरे कस्टमर्स भी ले जाओ, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। एक तो तुम भी चले गए, ऊपर से कंपनी का भी नुकसान हुआ। तो जब भी कोई मैनेजिंग डायरेक्टर आउटसाइडर होता है, उससे ये कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है। इसने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसने कहा ठीक है, अगर मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ के भी गया तो मैं मेरे कस्टमर्स को या तुम्हारे जैसा सेम बिज़नेस नहीं करूँगा और बेसिकली मैं ये मना कर रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी कंपनी नहीं खोलूँगा जिसमें कि मैं कोई भी का बिज़नेस ऐसा नहीं करूँगा जो आपके लिए बेसिकली कॉम्पिटिटिव हो और ना मैं आपके कस्टमर्स को लेके जाऊँगा। अब इसने रिज़ाइन कर दिया। इसने रिज़ाइन कर दिया और इसने कहा कि भैया अब मैं आपके कस्टमर्स तो नहीं लेके जा सकता। इसके दिमाग में आया यार मैंने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मैं तो नहीं ले सकता हूँ उसके कस्टमर। इसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसने कहा क्यों ना मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लूँ और इसका शेयर होल्डर मैं अपनी वाइफ़ को बना दूँ और मैं अपने एक फ्रेंड को बना दूँ। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ये हो जाएँगे और कंपनी पीछे से मैं ही रन करूँ। और मैं अब जो भी इस कंपनी के कस्टमर्स हैं, उनको सॉलिसिट कर लूँ, बेसिकली उन्हें अपने पास ले आऊँ, उम, बेसिकली ऑफ द चैनल ले आऊँ। अब ये कंपनी को जैसे ही गिलफोर्ड कंपनी को ये पता चला कि इसने एक कॉम्पिटिटिव कंपनी खोली है, तो इसने केस कर दिया हॉर्नी के खिलाफ कि सर देखो, इसने तो मना करा था कि मैं प्रोहिबिट करूँगा, अगर मैं रिज़ाइन भी कर दूँगा, तो भी सर मैं बेसिकली बिज़नेस नहीं करूँगा इसके कॉम्पिटिशन में, मगर ये तो हमारे कॉम्पिटिशन में बिज़नेस कर रहा है, तो आप सर इसको होल्ड लगा दो। अब मिस्टर हॉर्नी का क्या कहना था? मिस्टर हॉर्नी का कहना था देखो सर, कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ। कंपनी के शेयर होल्डर कौन है सर? वाइफ है, मेरा मेरा फ्रेंड है, मैं तो हूँ नहीं। तो सर यहाँ पर ये कंपनी तो अलग है। पहले तो आपने वो कहते थे, आप तो जान के कहते थे कि शेयर होल्डर अलग है। अब तो सर ना मैं शेयर होल्डर हूँ, ना मेरी कंपनी है, मेरी बीवी की कंपनी है, मेरे दोस्त की कंपनी है। उसमें तो भैया मैं कैसे लायबल हूँ? मैं थोड़ी ना इस कंपनी का ओनर हूँ। ना मैं ओनर हूँ, मेरे पास सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई होती है। उन्होंने कहा नहीं। यहाँ पे भी यही केस करा गया है, जान के अगर आप लॉ को डिफीट करने के लिए नॉन कम्पीट क्लॉज को पहली उसने हॉर्नी ने नॉन कम्पीट क्लॉज बेसिकली नॉन कम्प्लीट कम्पीट क्लॉज क्या होता है कि आप सेम बिजनेस नहीं करोगे जो जिस कंपनी से आप छोड़ के जा रहे हो। मान लो आप एक कंपनी कार बनाने के उसमें थे, कंपनी में थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब आपको कार बनाने का सब कुछ आ गया ना, अब वही पेटेंट आप जाके अपनी दूसरी कार बना लोगे तो उनका तो लॉस हो जाएगा ना, तो इसलिए वो मैनेजिंग डायरेक्टर से ये एग्रीमेंट कराते हैं। तो जान के इसने न्यू कंपनी अपने वाइफ के नाम से खोली और सेम बिज़नेस कंटिन्यू करा, तो कोर्ट ने क्या कहा, नहीं जी, नई कंपनी जो आपने बनाई है, जान के अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को हटाने के लिए बनाई है। हम एक कंपनी मेयरली एक डिवाइस एक स्कैम की तरह यूज करने आपको नहीं देंगे। देयरफॉर इसलिए कोर्ट ने कहा यहाँ पे कॉर्पोरेट लिफ्ट होगी और जो दूसरी कंपनी नई वाली कंपनी बनी थी वो पुराने वाली कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगी और यहाँ पर नॉन कम्पीट क्लॉज अप्लाई होगा। तो लीगल वही हुआ कि अगर प्रिंसिपल यही है, अगर आप लॉ से बचने के लिए या लॉ को डिफीट करने के लिए या फ्रॉड करने के लिए या इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए आपने जितने भी अभी तक 5 केसेस देखे उनमें लिफ्टिंग कब होती है, मैं दोबारा बोलता हूं, जनरल रूल क्या कहता है, लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल नहीं होनी चाहिए। कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, बट शेयर होल्डर अगर कोई ऐसा काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं, तो ऐसे केस में हमें उन्हें बेसिकली
हटाना पड़ेगा और हमें सेपरेट लीगल एंटिटी को हटाना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे भी सेम कहा गया है कि ये कंपनी स्कैम की तरह वो कर रही थी, इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारी 7 केस स्टडी हो गई। हम इन्हें फटाफट से रिवाइज करना हो तो ऐसे रिवाइज कर लेंगे। अच्छा सर, पहली केस स्टडी क्या थी? पहली केस सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरी केस स्टडी सर क्या थी? कॉर्पोरेट वेल के ऊपर थी सर। पहली केस स्टडी मैक्योरा, दूसरी केस स्टडी सर सैलमन, तीसरी केस स्टडी सर हमारी 5 केस स्टडी आ जाएंगी अब। 5 केस स्टडी है कॉर्पोरेट वेल की लिफ्टिंग के ऊपर। सबसे पहले एनीमी है। एनीमी है तो कौन सा केस? एनीमी कॉन्टिनेंटल वाला केस आपको याद आ जाएगा। दूसरा सर फिर हमारा कौन सा केस आता है सर? टैक्स इवेजन का। टैक्स इवेजन में दिनशॉ, दिनशॉ बहुत बड़ा आदमी, बेसिकली ऐसे याद आएगा। फिर तीसरा केस लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे ही लीगल ऑब्लिगेशन आएगा, बोनस, बोनस आती है आपके वर्कमैन दिमाग में आना चाहिए। वर्कमैन आ जाएगा तो एसोसिएशन इंडस्ट्रीज रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला केस आ जाएगा आपके माइंड में। फिर चौथा केस सब्सिडरी एजेंट। एजेंट के केस में आपको याद आना चाहिए ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वाला केस। अच्छा सर, वो वाला केस जहाँ पे कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने लाइसेंस लिया, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी एज एन एजेंट। ओके। और सर लास्ट में आता है डिफीट ऑफ लॉ। डिफीट ऑफ लॉ जहाँ पे आप नॉन कम्पीट क्लॉज को याद रखोगे और गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्नी वाला केस याद रखोगे। तो दिस इज हाउ। अभी तक देखो कितनी आराम से माइंड में पिक्चर बन गई हमारे। हम क्लियर है, हमें कैसे कैसे करना है वो हमने कैप्चर कर लिया। तो अब हमारा केस आता है नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मल्लू, अ मेंबरशिप ऑफ अ गारंटी कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या है? एक मिस्टर नरेंद्र कुमार अग्रवाल है जो कि बेसिकली एक मेंबर है कंपनी बाय गारंटी में, राइट? ये कंपनी बाय गारंटी के अंदर शेयर होल्डर है। इन्होंने इस कंपनी की मेंबरशिप ले रखी है। कंपनी है कंपनी बाय गारंटी। अब कंपनी बाय गारंटी के मेंबर हैं तो ऐसे केस में वो ना एक और मिस्टर सरोज मल्लू थे, उनको अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर करना चाहते थे। अब जैसे ही वो ट्रांसफर करना चाहते थे तो इन्होंने क्या करा? एप्लीकेशन लगाई ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप की कंपनी के लिए। कंपनी ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि देखो जी, आप यहाँ पे एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं हो, आप एक मेंबर हो गारंटी कंपनी के। इसके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, इसके आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसे कि भैया आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं करोगे, राइट? तो ऐसे केस में आप इसको शेयर ट्रांसफर मत करो। तो अब नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी तो भड़क गए। वो कहने लगे भैया मैं तो कोर्ट जाता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको मेंशन करना होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि सर देखो, मैं तो अपनी मेंबरशिप है, मेंबरशिप तो सर ट्रांसफरेबल होती है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हूं, मेरे को ट्रांसफर कर देना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा? नहीं जी नहीं। गारंटी कंपनी के केस में राइट अलग होते हैं, मेंबर्स के इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनकी एक डिफरेंट फुटिंग होती है। वो नॉर्मली ऐसा काम नहीं कर सकते जो एक ऑर्डिनरी शेयर वाली लिमिटेड शेयर्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। एक बंदा दूसरे को शेयर बेचा, वो शेयर होल्डर बन गया, दूसरा वाला शेयर होल्डर बन गया। ऐसा मेंबर ऑफ गारंटी केस में नहीं होता। क्यों? उसके एओए रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि मेंबर बाय गारंटी के अंदर गारंटी की अमाउंट होती है। वो जो आप नया बंदा दे रहे हो वो गारंटी फुलफिल कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, राइट? सर ऐसा केस क्या नाम था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्यों नहीं होता? वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी है, अमाउंट नहीं है वहां कोई फिक्स, वहां लायबिलिटी लिमिटेड है। जिसके पास शेयर है उसने 10 रुपए देने हैं आपको, सीधी बात, वरना उसके 10 रुपए डूब जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है अनमोल साहनी की औकात 1 करोड़ की हो और मे बी हो सकता है एक दूसरे बंदे की 10 करोड़ की हो, राइट? तो अगर एक बंदे की 10 करोड़ की औकात है, 1 करोड़ की, 1 करोड़ की, तो हम उस बंदे को मेंबर बनाना चाहेंगे जो 10 करोड़ की एसेट ओन करता है, बड़े आदमी को। तो यहाँ पे इन्होंने देयरफॉर कहा कि मेंबरशिप फॉलो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इवन दो मेंबर इंटरेस्ट इज मूवेबल, होना चाहिए, मगर आर्टिकल्स अगर मना कर देंगे तो वो मूवेबल नहीं है। देयरफॉर ये दोनों अलग अलग कंपनी मानी जाएंगी। अगर गारंटी कंपनी है तो वो शेयर्स लिमिटेड बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं होगी। इसका मतलब अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है अनलेस वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बाकी अगर गारंटी वाली कंपनी है तो ऐसे केस में उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए, और एक और बात जो बहुत अच्छी सी गवर्निंग बात हमेशा सुप्रीम कोर्ट कहती है, देखो हम किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं जाएंगे।
कि भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन बना रहा है? शेयर होल्डर बना रहा है, इंटरनल पर्पस के लिए बना रहा है। अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है तो हम उसी से गवर्न करेंगे, हम डे टू डे मैनेजमेंट में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि भैया रिस्ट्रिक्शन है, और नॉर्मली गारंटी केस में रिस्ट्रिक्शन होता है, तो इसलिए ये केस फेवर में गया कंपनी के, नरेंद्र कुमार अग्रवाल के फेवर में नहीं गया है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब आता है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरनी लिमिटेड वर्सेस रिची। अब देखो यहां से हमारे केस स्टडी, ये 8वां केस हमने बेसिकली किसका पढ़ा था? हमने सर 8वां केस फटाफट से किसका पढ़ा था, ध्यान रखोगे? हमने गारंटी कंपनी के लिए पढ़ा था। राइट, तो अभी तक याद करते हैं। चलो सर, देखो अब आपके माइंड में बनेगा, खुद बनेगा। सर सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी एक केस, कॉर्पोरेट वेल का सर एक केस, 5 केस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के लिए, और सर 8वां केस, 7 हो गए, 8वां केस सर गारंटी वाला। अब आते हैं 9वां केस। 9वां केस आता है बेसिकली अल्ट्रा वायलरीज इवेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अप्रूव। यहाँ पे है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरनी कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और ये एमओएम के ऊपर होता है। एमओएम के ऊपर सर क्या है ये केस? एक एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी थी जो कि बेसिकली बिजनेस करती थी रेलवे कंस्ट्रक्शन और जनरल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली। तो अब ये एक मिस्टर रिची के पास गई, ये मिस्टर रिची है हमारे, रिची। अब रिची जी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया हम आपको बेसिकली फाइनेंस करने के का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि अगर आपने कोई भी रेलवे लाइन या ये सब बनाना होगा बेल्जियम के अंदर, तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इन्होंने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा, बाद में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, और ब्रीच करके पहले साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, और रिची जी को दे दिया। रिची जी के पास कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गया, रिची जी का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ब्रीच। अब इनसे पूछा गया कंपनी को, भैया आपने ब्रीच क्यों करा? तो कंपनी ने कहा भैया ये हमारे ना एमओएम के अगेंस्ट में है। अच्छा, रिची जी को आया गुस्सा, रिची जी ने इनके ऊपर केस फाइल कर दी कि भैया आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, आप पेनल्टी पे करो। तो कंपनी ने कहा कि देखो हमने अपने ऐसे जान के ब्रीच नहीं करा, हमारे मेमोरेंडम अलाउ नहीं करते, क्योंकि हम एक बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ रेलवे कैरेजेस हैं, इसलिए बेसिकली हम आपका ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम फाइनेंसियर्स के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है फाइनेंसियर्स वाले। अब रिची जी ने कहा सर आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो आपके एमओएम में लिखा हुआ है कि आप कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो जनरल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि हम कोई भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ वाले जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये ऐसे पढ़ना पड़ता है इन लाइन। तो यहाँ पर ये सर एमओएम में ऐसे लिखा हुआ है कि हम मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ रेलवे कैरेज एक्ट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रेड इन अ कोल और मेटल एक्सेट्रा, हम ये काम कर सकते हैं। तो सर इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंस, इनने रिची ने कहा नहीं जी, जनरल कॉन्ट्रैक्ट को तो हम ऐसे आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, आप तो जान के नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो मेरे को पेनल्टी दो। तो रिची जी ने कहा देखो लाओ मुझे एमओएम पढ़ाओ अपना। तो पहले जनरल रूल क्या होता है कि कोई भी बंदा जो रिची है या कोई भी बाहर वाला बंदा है, वो कंपनी के एओए और एमओए लेके पढ़ेगा कि वो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता है या नहीं। तो रिची जी ने कहा दिया आप कर सकते हो। कंपनी ने कहा नहीं भैया हमारे एमओएम रेफर करो, ये अल्ट्रा वाइरीज है। अब ये दोनों फटाफट से चले गए कोर्ट के पास। कोर्ट ने अब क्या कहा? कोर्ट ने कहा देखो रिची जी आपने गलत हो, वो सही कह रहे हैं। कोर्ट किसके फेवर में गई? यहाँ पे कौन था? एशबरी के फेवर में गई। एशबरी क्या कह रहे थे हमारे? एशबरी कह रहे थे कि सर, ऐश्वरी जी हमारे यहाँ पे क्या कह रहे थे ऐश्वरी रेलवे कैरेज वाले, कि भैया जो भी ये वो है क्या नाम था कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे के लिए कर पाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरीज है, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबनिशियो है। वॉइड एबनिशियो आप बेसिकली अगर जिसने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है तो वो मेरी लैंग्वेज समझ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा है उसे ऐसे समझ ले। वॉइड एबनिशियो मतलब शुरू से कॉन्ट्रैक्ट खराब है, मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, इसलिए ये एनफोर्सेबल एट लॉ हुए नहीं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है तो मुझे ब्रीच का तो सवाल ही नहीं उठता ना। जो चीज मेरा मेमोरेंडम से अगर बाहर चला जाएगा तो कंपनी वो एक्ट कर ही नहीं सकती। तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कैसे हुआ? राइट, तो इसीलिए यहां पर ये बोला गया कि
अगर अब क्या हुआ, रिची जी ने क्या करा, इस कंपनी के बेसिकली सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया और उन्हें कन्विंस कर दिया कि देखो मेरे वाले से ना आपकी कंपनी का फायदा हो जाएगा। अब कंपनी ने कहा देखो ये तो बेसिकली डायरेक्टर के बीच में हुई थी, कंपनी के सारे शेयर होल्डर ने पैसों की वजह से अप्रूव कर दिए ट्रांजैक्शन, हाँ हाँ रिची के साथ कर लो फाइनेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोर्ट ने कहा नहीं, अगर सारे शेयर होल्डर्स एग्री भी हो जाए कोई कंडीशन और वो एमओएम के अगेंस्ट में है, मैं दोबारा बोल रहा हूं एओए नहीं एमओए, एमओए के अगेंस्ट में है वो बिजनेस, कोई क्लॉज होता है हर एक में ना, एक बिजनेस क्लॉज होता है कि आप कौन सा बिजनेस करोगे, तो यहाँ पे वो एमओए के जब आपने अगर पहले पढ़ रखे हैं तो ठीक है, अगर वरना आप मेरे एम, मतलब क्लासेस लेक्चर का ले सकते हो रेफरेंस, उस लेक्चर के अंदर आप ये बेसिकली पढ़ सकते हो कि जो भी मेरे कंपनीज एक्ट के 4 लेक्चर है मेरे चैनल पे ही अवेलेबल है, तो वहीं पे जाके आप फटाफट से ये ले सकते हो एमओए के ऊपर। तो यहां पे बोला गया कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी वैलिडेट, चाहे सारे शेयर होल्डर एग्री हो जाएं आपके, मगर अगर कोई चीज एमओए के अल्ट्रा वायरीज है तो वो नहीं होगा। अब लीगल प्रिंसिपल क्या एस्टेब्लिश हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरीज, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरीज मतलब रूल ऑफ अल्ट्रा वायरीज, अगर कोई भी चीज अल्ट्रा वायरीज हुई मेमोरेंडम के बाहर हुई तो कंपनी नहीं कर सकती उसे, बाहर वालों को कंपनी के। अब उसने क्या कहा टीची ने कि सर मुझे क्या पता कि ये इनके कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, ये तो इनका इंटरनल मैटर है। नहीं, कंपनी से आप जब डील करते हो तो आपको कंपनी के एमओए और एओए पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, कुछ चीजें आगे हम जाके पढ़ेंगे कि कुछ चीजें वो अज्यूम कर सकता है कि भैया कंपनी ने अपने सारी चीजें पर रखी हो, इंडोर मैनेजमेंट कहते हैं उसे, बट मैं नॉर्मली बोल रहा हूं, अगर आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप उसके एमओए और एओए डॉक्यूमेंट करोगे वो करने के लिए, राइट। तो एक्ट बियॉन्ड एमओए अल्ट्रा वायरीज, सच एक्ट आर वाइड unforeseeable. Memorandum of Association is the company's charter. The memorandum defines the scope of power act as a constitution of the company. कंपनी के पास कौन सा बिजनेस करने की पावर थी, रेलवे का बिजनेस, वो कौन सा बिजनेस करने लग गई, फाइनेंस का। उस बंदे ने क्या कहा, नहीं 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 सर, यहाँ पे देखो फटाफट से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बैक लेके जा रहा हूं, जर्नल कॉन्ट्रैक्ट। रिची ने वर्ड क्या पकड़ा, सर जर्नल कॉन्ट्रैक्ट लिखा तो है, फाइनेंस जर्नल कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, नहीं ये रेफरेंस से पढ़ना पड़ेगा। रेफरेंस क्या है, एक्ट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जर्नल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर वाले जो जर्नल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो, या कोल बेचने के या मेटल वो करने के, तो देयरफॉर इन्होंने यहां पे ये स्टैब्लिश करा कि ये जो कंपनी है उसके मेमोरेंडम में पावर नहीं थी, देयरफॉर लिमिट हो जाएगा और कंपनी वो नहीं कर पाएगी। तो यहां तक हमारा केस 9 खत्म होता है। 9 है अल्ट्रा वायरीज एमओए से रिलेटेड, ये केस लॉ हमारा खत्म हो गया। अभी तक हमने 9 केस लॉ कर लिए, हमें फटाफट से, अभी तक आप टाइम देखोगे तो हमारा कुछ टाइम भी नहीं लगा, फटाफट से आते हैं हम 10वें केस के ऊपर। ये है हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन। ये मेन इंपॉर्टेंट वो है, इसमें तुर्कन लॉ भी बना हुआ था, आप बेसिकली मेरे नॉर्मल उस पे वीडियो पे देख सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट पहले समझना होगा तो आप पहले समझ लो और फिर ये वाली केस स्टडी 10 से लेके आगे तक वाली रेफर कर लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, बट स्टिल मैं इस केस स्टडी के अंदर ही सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा। तो कंसेप्ट के लिए आप चैनल पे वीडियो देख लो वरना फिर यहाँ पे आ जाओ, राइट। तो अब मैं आता हूं केस के ऊपर। केस है एक हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक था, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने एक कंपनी थी उसको बेसिकली लोन दे रही थी। अब जब लोन दे रही थी तो इस वाले केस में क्या हुआ ना, इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या हुआ, इस कंपनी का एक डायरेक्टर था और एक सेक्रेटरी था, इसने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट करके इसको बेसिकली वापस कर दिया ब्रिटिश बैंक को और कह दिया कि भैया हमें 2000 का लोन आपसे ले लिया, और इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन साइन करके डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने दे दिया। बट इस कंपनी के एओए में लिखा था कि जब भी आपको कोई अमाउंट बोरो करना है तो आपको शेयर होल्डर से अमाउंट लिखवानी होगी। इस बोर्ड रेजोल्यूशन में बेसिकली वो लिखा हुआ था कि मतलब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि आपको अगर कोई अमाउंट अप्रूव करवानी है ना तो आपको शेयर होल्डर से अप्लाई करानी पड़ेगी वो अमाउंट, राइट। और अमाउंट शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे, बट ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर था, कितनी अमाउंट करानी है क्या करानी है वो कंपनी का इंटरनल मैटर था। अब इसने बोर्ड रेजोल्यूशन लेके इसने सोचा कि सारी कंपनी की फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, इसने इसे लोन दे दिया। अब बाद में शेयर होल्डर्स डिनाई करने लगे इस लोन से, शेयर होल्डर ने कहा भैया हम तो डिनाई करते हैं, साफ साफ वहां पे लिखा हुआ था कि
परमिशन बाय रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग होगा ताकि लोन अमाउंट डिसाइड हो पाए। अब ब्रिटिश बैंक कहता है कि सर मैं तो यही मानूंगा ना कि जब ये मेरे पास आया है कि इन्होंने अपना मीटिंग बुला ली होगी जनरल मीटिंग और इन्होंने रिजोल्यूशन पास करा लिया होगा तभी तो मुझसे लोन लिया है, ये तो सर इनका इंटरनल मैटर है, तो मैंने तो लोन दे दिया है, मैं तो ये कंपनी का ही लोन मानूंगा। शेयर होल्डर लड़ाई झगड़ा करने लगे, शेयर होल्डर कहने लगे नहीं जी नहीं, मेरे को तो ये नहीं लगता सर, कंपनी ने लोन नहीं लिया क्योंकि डायरेक्टरों ने हमारी परमिशन नहीं ली, तो हम तो ये कंपनी के नाम से लोन नहीं मानेंगे और कंपनी इसे लायबल नहीं है पे बैक करने के लिए। अब ये लड़ते-लड़ते कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने ये कहा कि भैया यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्या है सर? कि एक बार अगर बाहर वाला आपकी इंटरनल मैटर्स में नहीं घुसेगा, पहले वो ऊपर से क्या मतलब एमओए में चेक कर लेगा, अच्छा एओए में चेक कर लेगा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके कंपनी की ये पावर्स है, ये है वो। अब अमाउंट क्या डिसाइड होनी है जनरल मीटिंग में, ये क्या डिसाइड होनी है, ये आपका इंटरनल मैटर है, वो आप इंटरनली कराओगे। तो यहां पर जब ये रिजोल्यूशन पास हुआ था तो इसमें यहां पे लिख दिया गया था कि हम बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं ये वाला करने के लिए और हम शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लेंगे इन द जनरल मीटिंग। तो ये बंद अब हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि डायरेक्टर और सेक्रेटरी अपने आप ले लेंगे शेयर होल्डर से, ये नहीं जाएंगे इंटरनल मैटर में जाने के लिए कि सर आपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया नहीं लिया। तो यहाँ पे रूल यही अप्लाई हुआ कि बॉन्ड इशूड बाय कंपनी वाज वैलिड एंड एनफोर्सेबल, जो हमारे को बेसिकली इशू करा था बैंक ने, राइट। रॉयल ब्रिटिश बैंक इज एंटाइटल्ड टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम द कंपनी। इट वाज नॉट द ड्यूटी ऑफ बैंक टू वेरीफाई द इंटरनल प्रोसीजर। इंटरनल भैया तुम्हारा कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ है वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, इवन दो दी कंपनी आर्टिकल्स रिक्वायर्ड अ रिजोल्यूशन टू ऑथराइज द बोरिंग, मगर बैंक ये मान के चलेगा, अज्यूम करके चलेगा कि भैया अगर आप हमारे से पैसा ले रहे हो तो आप रिजोल्यूशन पास कर रहे होंगे ऑलरेडी, राइट। देयरफॉर लीगल प्रिंसिपल ये अप्लाई हुआ कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई होता है। आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी, अगर वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं तो वो ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनल रूल्स एंड प्रोसीजर अप्लाई हुए होंगे। दे विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो जाकर ये नहीं पूछेंगे सर आपने रिजोल्यूशन पास कराया, सर जनरल मीटिंग में कराया, सर कितनी अमाउंट का कराया, कितने क्वारम आए, कितने शेयर होल्डर आए, सर सारे शेयर होल्डरों से हो गया नहीं हो गया, सर डॉक्यूमेंट हो गया नहीं हो गया, आपने फाइल कर दिया आरओसी को, ये सब बातें वो नहीं पूछेगा। उसने सिर्फ एक बात पूछनी है, क्या आपने एक अंडरटेकिंग लेगा, क्या आपने नेसेसरी इंटरनल स्टेप्स ले लिए हैं। डायरेक्टर कहेंगे हाँ, कंपनी कॉमन सी लग गई तो वो उसके ऊपर रिलाई कर लेगा और उसे इंटरनल मैटर। अब डायरेक्टर ने लिया नहीं लिया परमिशन, ये इनका इंटरनल मैटर है, वो आपस में निपटे। कंपनी इंडोर मैनेजमेंट क्या है, इंडोर मैनेजमेंट ऑफ वर्ड ऐसे समझो आप, इंडोर मैनेजमेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है, अब घर के किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है मुझे क्या पता यार, आप बाहर निकलते हो रोड पे, किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है आपको क्या पता, राइट, है ना। आपको तो वही पता होगा ना जो बाहर आके आपको बताया जाएगा, राइट। तो ऐसी ब्रिटिश बैंक को तो बाहर आके यही बताया गया ना कि आपका हमने सर रिजोल्यूशन पास करा लेंगे आप लोन करा दो, तो उन्होंने कर दिया। तो देयरफॉर यहाँ पर यही चीज स्टैब्लिश हो गई, ये इंडोर मैनेजमेंट वाला रूल हमारा स्टैब्लिश हो गया। अब आते हैं आगे। अब हमारे 3 केस लॉ आएंगे। देखो पहले मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट का क्या मतलब है, एओए में घुसने की जरूरत नहीं है, अगर एओए में कोई कंडीशन लिखी है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो फुलफिल कर लेंगे, राइट। अब आता है आगे, आगे आता है एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट। बेसिकली ये 3 केसेस हैं जहां पे कि हमारे इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई रूल नहीं होता। अगर अगर हमारा पहला केस आता है हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दूसरा है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी, एंड लास्ट हमारा केस आता है रूबेन वर्सेस ग्रेट सिंगल कंसोलिडेटेड। इसके नाम कैसे याद रखने, हॉवर्ड, आनंद बिहारी लाल एंड रूबेन, ऐसे करके हॉवर्ड, आनंद बिहारी लाल एंड रूबेन, ये 3 आपको केस बार बार करने पड़ेंगे। यहां से आगे की मैं वीडियो बोलूंगा 9 तक आपको ऐसे याद हो जाएंगे या 10 तक भी आपको ऑन टिप्स याद हो जाएंगे, बट 11, 12 और 13 में आपको ये वीडियो दोबारा दोबारा देखनी है तब तक आपको रिकॉल हो जाए। प्लीज ये वीडियो अगर आप 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको ये केस लॉस याद हो जाएंगे। तो मैंने आपको यही बोला कि नॉर्मल रूल है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बट ये 3 लो केस लो क्या है,
एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब हमें इंडोर मैनेजमेंट में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक आउटसाइडर एक कंपनी के साथ डील कर रहा है तो ये मैटर्स में उसे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये मैटर हो गया तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा और वो जो केस होगा वो कंपनी की फेवर में चला जाएगा। सर पहला कौन सा केस है? अगर इरेगुलरिटी है नॉलेज, अगर इरेगुलरिटी नॉलेज है उस पर्सन के माइंड में जो डील कर रहा है, इसका मतलब वो पर्सन को खुद पता है कि कंपनी ये चीज गलत कर रही है और उसको नॉलेज भी है और वो जान के आंख बंद करके काम कर रहा है, तो पहले तो तुमने आंख बंद कर ली और अब तुम बेसिकली बोल रहे हो कि नहीं जी नहीं सर काम हो जाना चाहिए। तो ऐसे केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। द सेकंड केस इज फॉर्ज शेयर सर्टिफिकेट। अगर किसी ने शेयर सर्टिफिकेट को फ्रॉड करा दिया है, झूठे हैं, जो गलत डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, तो ऐसे केस में बाहर वाला बाद में ये नहीं कह सकता। ऐसे देखो एक एग्जांपल मैं इसका बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तुम्हारी एक चेकबुक किसी को मिल गई, ठीक है, पड़ी हुई। अब उस चेकबुक पे तुम्हारे झूठे साइन करके कोई बैंक के पास प्रेजेंट करने के लिए ले गया। ढंग से समझना, तुम्हारी गलत है। क्या फॉर्ज वाले के लिए कोई लायबल कर सकता है? ऐसे तो कोई भी किसी के भी साइन फॉर्ज करके ले जाएगा। एक कंपनी है, उसकी कंपनी का सेक्रेटरी था, उसने डायरेक्टर के साइन फॉर्ज करे और उसने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए। सेक्रेटरी है कंपनी का, सीएस है, उसने डायरेक्टर के सेक्रेटरी फॉर्ज करे और एक मिस्टर ए को दे दिए। अब मिस्टर ए क्लेम कर रहा है बाद में, सर मैं तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट, मुझे क्या पता इन्होंने फॉर्ज करा है। मैं मानता हूं कि तुम्हें नहीं पता कि डॉक्यूमेंट फॉर्ज है या नहीं है, बट मैं अगर ऐसे लॉ बना दूंगा, ऐसे तो कंपनी लॉस में डूब जाएगी। कोई बंदा साइन करेगा, फ्रॉड करेगा और कंपनी लायबल हो जाएगी। नहीं, फॉर्जरी के केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता। अगर उस बंदे को पहले से नॉलेज है तो अप्लाई नहीं होता, राइट। और अगर सस्पिशन और डाउट होता है तो अप्लाई नहीं होता। इनके केस लॉ के एग्जांपल भी यही समझ लो। अगर एक डायरेक्टर लोन लेता है और उसे एओए की कंडीशन पहले से पता होंगी। अगर लोन डायरेक्टर ले रहा है और एओए में लिखा था कि शेयर होल्डर की परमिशन लेनी है सर, और उसने बाद में परमिशन नहीं ली, परमिशन नहीं ली और उसने क्या कहा, सर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगता है। नहीं जी नहीं, आप तो कंपनी के अंदर के बंदे हो, आपको तो पता है कि एमओए में लिखा है कि शेयर होल्डर से बोरोविंग की परमिशन लेनी है, आपने नहीं ली तो आप लाइबल हो, आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, राइट। दूसरा केस आता है सर, अगर आपने सस्पिशन डाउट है, एक बंदे ने क्या हुआ, अकाउंटेंट से, कंपनी के अकाउंटेंट से परचेज कर ली प्रॉपर्टी। अब आप कंपनी के अकाउंटेंट से वो पढ़ रहे हो, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ में है, उसने बेसिकली एक अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अरे भैया आपको पता है कंपनी की प्रॉपर्टी डायरेक्टर ही बेच सकता है, आपको सस्पिशन नहीं हुआ एक अकाउंटेंट आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, आपने कंपनी की प्रॉपर्टी अकाउंटेंट से कैसे ले ली? जब उसकी ऑनरशिप ही नहीं है, उसका राइट ही नहीं है बेचने का, ना कंपनी की कॉमन सील लगी है, तो आपने कैसे ले लिया? तो ऐसे केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं अप्लाई होता। और लास्ट, अगर एक सेक्रेटरी है और उसने बेसिकली फॉर्ज साइन करके डायरेक्टर के एक शेयर सर्टिफिकेट आपको दे दिया, तो वो वहां पे भी आपके फेवर में नहीं जाएगा। हाँ, अब आप यहाँ पे कहोगे सर ऐसे वो तो फ्रॉड करते हैं, हमें क्या पता। मानता हूं ये बात, यहाँ पे सिंपैथेटिक है, आप उस सेक्रेटरी के अगेंस्ट में केस कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो, राइट, वो आपका राइट है। बट आप अगर ये कहो कि मैं उस फॉर्जरी वाले का शेयर सर्टिफिकेट का शेयर होल्डर बन गया कंपनी का, आंसर इज नो। आपको फॉर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं होगा, फॉर्जरी केस में नहीं होगा। तो हम फटाफट से अब एग्जांपल देख लेते हैं। हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवर्नी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन टू इंडोर मैनेजमेंट। यहाँ पे डायरेक्टर्स थे, इनमें से एक डायरेक्टर था हॉवर्ड। हॉवर्ड ने क्या करा भैया, ये जो पेटेंट आइवर्नी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इसको बेसिकली इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि अगर इन्होंने कोई भी लोन लेना है तो ये बेसिकली शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में अप्रूव कराएंगे एक सर्टेन लिमिट से अबव। एग्जाम्पल 2 करोड़ से ऊपर का अगर लोन लेना है तो कंपनी के शेयर होल्डर कराना पड़ेगा। इसने अब 3 करोड़ का लोन बेसिकली दे दिया। कंपनी डिड नॉट ऑब्टेन दिस अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर बट इंस्टेड इशूड डिबेंचर। कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दी अपने आप को ही, इस डायरेक्टर ने अपने आप को डिबेंचर इशू करवा लिए। और कितने के इशू करवा लिए डिबेंचर? 3 करोड़ के। वहां पे लिखा हुआ था कि लोन लोगे तो शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए। अब ये गया, इनने कहा देखो भैया, यहाँ पे शेयर होल्डर लगने लगे। शेयर होल्डर क्या लड़ने लगे, भैया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता क्योंकि डायरेक्टर को पहले से ही नॉलेज थी एओए के बारे में। अब डायरेक्टर का यहाँ पे क्या कहना है, डायरेक्टर का कहना है भैया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होगा क्योंकि भैया हमें क्या पता कंपनी के इंटरनल। नहीं जी, आपको तो पहले से ही नॉलेज थी। हाँ, यहाँ पे मैं केस स्टडी, अब देखो ये बिल्कुल
वो ब्रिटिश बैंक से बिल्कुल सेम मिलती-जुलती है। आप कहोगे सर सेम ही तो है ये, हल्का-सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये इंटरनल पार्टी है, इनको नॉलेज थी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। आपको अगर नॉलेज थी उसके बाद आप मना नहीं कर सकते हो। आप तो इंटरनल बंदे, आपको तो पता होगा कि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल मिला है या नहीं मिला। तो यहाँ पे इन्होंने केस में ये अप्लाई करते हुए कहा कि यहाँ पे कौन जीतेगी? पेटेंट आइवर्नी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स जीतेंगे। वो ये कहने लग रहे थे कि भैया यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, इनको पहले से ही नॉलेज थी इन रेगुलरिटीज की और इसने जान के डिबेंचर इशू करे, देयरफॉर डायरेक्टर्स को जो डिबेंचर इशू करे उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है। ये हमारा तो रूल स्टैब्लिश क्या हुआ कि ये एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन है। कब होगा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंडोर डॉक्ट्राइन टू इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। दैट मींस एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब इंटरनल हमारे को अप्लाई करने का देखने के लिए नहीं करना। तो यहाँ पे क्या होगा? कंपनी इज अवेयर, बेसिकली यहाँ पे अवेयर थे डायरेक्टर्स कि भैया इरेगुलरिटी हो रही है, तो वहां पर आप बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं रखोगे। फिर अगला केस आता है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दूसरा केस मैंने क्या बताया था? एक अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट ने उठा के आपको प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट करा था दिनशॉ एंड कंपनी को, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अकाउंटेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अकाउंटेंट ने उठा के कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दी। अब इनको दिनशॉ वालों को ने कहा भैया हमने तो भैया कंपनी के अकाउंटेंट से खरीदी है प्रॉपर्टी। नहीं जी, जब वो ऑथराइज ही नहीं था, जब पावर ही नहीं थी डायरेक्टर की, आपको पहले से पता था, आपको सस्पिशन था, आपने एओए एमओए सब चीज पढ़ रखी है, तो आप क्यों करते हो ऐसा केस? आपने क्यों खरीदी अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी? दैट मीन्स अगर आपको पहले से ही डाउट है और सब कुछ है और उसके बाद भी आप वो ट्रांजैक्शन करते हो, डाउट होने के बाद भी बिना उसे क्लैरिफाई करे हुए, तो आप बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे भी यही जजमेंट आया कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है। अगर आप एक अकाउंटेंट से जिसके पास ऑलरेडी पावर है नहीं, उससे आप बेसिकली वो करते हो, तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। राइट, आप ये फटाफट से पढ़ लेना, इस वीडियो पॉज करके पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है तो। मैंने आपको ओवरऑल इन डिटेल आपको बता दिया। तो आनंद बिहारी का नाम जैसे ही आएगा तो आपके नाम में आना चाहिए अकाउंटेंट और प्रॉपर्टी, अकाउंटेंट और प्रॉपर्टी, अकाउंटेंट और प्रॉपर्टी। फिर लास्ट में आता है मेक रीजनेबल इंक्वायरीज, आपको रीजनेबल इंक्वायरीज करनी है। ये सारे रूल हमारे बन गए इसके। अब आता है लास्ट केस नंबर 13, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या है, एक सेक्रेटरी था, ये बेसिकली हमारा रूबेन जी थे जो बेसिकली शेयर होल्डर थे। उन्होंने हमारी कंपनी सेक्रेटरी, देखो आ गई हैं, कंपनी सेक्रेटरी के पास गए, उनसे कहा मैडम मैडम मेरा ना शेयर सर्टिफिकेट दे देना। इसने ये बेसिकली इसी कंपनी ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड की कंपनी सेक्रेटरी थी। इसने क्या करा, डायरेक्टर था नहीं, इसने डायरेक्टर के बेसिकली साइन फॉर्ज करे, फॉर्ज मतलब नकली साइन करे और इसको बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट थमा दिया। अब ये भैया रूबेन जी कहने लगे भैया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होता है, मुझे क्या पता कंपनी सेक्रेटरी ने फॉर्जरी साइन करे। यहाँ पे आपको बहुत देखो, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन आ सकता है और आपको सही भी लगेगी रूबेन की बात कि रूबेन कह रहा है कि यार ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर है ना, ऐसे तो मुझे साइन कैसे पता चलेंगे, मैं थोड़ा ना डायरेक्टर के साइन वेरीफाई करूंगा। बात तुम्हारी ठीक है, तुम इस कंपनी सेक्रेटरी के अगेंस्ट में केस कर सकते हो, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट कंपनी लायबल नहीं है कंपनी सेक्रेटरी ने जो ये फॉर्जरी करी है। कंपनी नहीं है लायबिलिटी क्योंकि सेक्रेटरी ने फॉर्जरी करी है। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने यही कहा, कोर्ट ने कहा शेयर सर्टिफिकेट वाज नॉट वैलिड। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर फॉर्जरी हुई है तो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, फॉर्जरी इज अ एब्सोल्यूट एक्सेप्शन टू तुर्कन रूल। तुर्कन रूल वही वाला है हमारा बेसिकली, राइट, जो हमने सबसे पहला पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में, राइट। तो अगर तुर्कन रूल मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ऐसे याद रख लो आप। तुर्कन रूल मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तुर्कन रूल क्या कहता है सर, एक बार और समझा दो। नॉर्मल रूल क्या कहता है? नॉर्मल रूल कहता है कि भैया इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होगा, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में आप नहीं घुसोगे, आप ये अज्यूम कर लोगे कि कंपनी ने अपने सारे वो कर रखा। बस आप नॉर्मल क्वेश्चन रखोगे। क्वेश्चन क्या रखोगे आप? कंपनी के एमओए डॉक्यूमेंट कर लोगे, उसकी कंडीशंस एक बार पढ़ लोगे। कंपनी के एमओए के अल्ट्रा वायरिस तो नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर अल्ट्रा वायरिस है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट मत करो।
ये आपका जर्नल वो माना जाता है। आप किसी भी देखो आप ऐसे भी शादी करने के लिए जाते हैं जब, तो लड़का-लड़की पूछते हैं ना, अच्छा क्या करते हो? आपकी फैमिली क्या है? ये सब करते हो ना, आप चेक करते हो ना मैरिज के केस में। तो आप किसी कंपनी से डील करने जा रहे हो, तो उसे कैसे पहचानोगे? उसके एमओए और एओए से, राइट? तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। इवन इफ द डॉक्यूमेंट लुक्स जेन्युइन, द आउटसाइडर एक्ट इन अ गुड फेथ, राइट? चाहे जेन्युइन लग रहा था, देखो मैंने आपको शेयर सर्टिफिकेट से ये जेन्युइन बना के दिया था कि ये देखो, कोई भी बंदा साइन फॉरजर्स में कैसे पता लगा पाएगा मिस्टर रूबिन? नहीं, मगर फिर भी ऐसे केस में स्टिल अगर फॉर्जरी को इन्होंने इंडोर मैनेजमेंट दे दिया तो कंपनी का तो लॉस हुआ। हाँ, आप कंपनी सेक्रेटरी के अगेंस्ट में केस करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो ये ओवरऑल मेरा आज का सेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं आपको फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मुझे ताकि मैं आपको फटाफट से बेसिकली केस लॉज़ बता दूँ, राइट? क्विकली हम फटाफट से केस लॉ पढ़ेंगे। अब हम एक क्विक मैनर में पढ़ेंगे, जो याद करने के स्टैंड पॉइंट से। अब मैं केस के फैक्ट्स नहीं बताऊँगा, पहले मैक्यूरा वाला। मैक्यूरा वाले केस में सर क्या हुआ? मैक्यूरा वाले केस में ये हुआ, मैक्यूरा टिम्बर सेपरेट लीगल एंटिटी, आप ऐसे याद रखोगे। मैक्यूरा आपको नाम आते ही टिम्बर याद आएगा और आपको केस लॉ याद आ जाएगा, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दूसरा केस आता है सर, दूसरा केस कौन-सा है हमारा? फटाफट से क्विकली हम देखेंगे तो हमारा दूसरा केस आता है सैलमन वर्सेस सैलमन, कॉर्पोरेट वेल। सैलमन वर्सेस सैलमन, हमारा ये केस आपको ऐसे ही याद रहने वाला है, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ह हमेशा कॉर्पोरेट वेल में यही याद रहेगा। इसमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सैलमन वर्सेस सैलमन बहुत फेमस केस है, इसका फैक्ट भी याद आपको याद हो गए होंगे। तो ये केस हमारा निपटता ही, अब हम फटाफट से निपटाते हैं अपना नेक्स्ट थिंग। थर्ड हमारा केस आता है बेसिकली हमारा थर्ड हमारा केस आता है बेसिकली लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में सर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में फटाफट से बताना, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस द कॉन्टिनेंटल टायर। कॉन्टिनेंटल टायर टायर वाला आएगा और थर्ड टायर टायर से लिंक करना है एनिमी कैरेक्टर। फिर फिर आपको टैक्स इवेजन से करना है दिनशॉ। दिनशॉ अच्छा 4 कंपनी बनाई थी, सब्सिडी कंपनी, उनके प्रॉफिट और अच्छा वो टैक्स इवेड करने के लिए याद आ गया। फिर वर्कमैन वर्कमैन जैसे याद आएगा, बोनस याद आएगा और आपको फटाफट से वो याद आ जाएगा कि हमारे को लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने का बोनस राइट याद आ जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, वो याद आ जाएगा। और यहाँ पे ये चीज़ ये गलत लिखी हुई है, डेमलर वर्सेस वो वाली, ये सेम लिखा हुआ है। ये आप मैं इसको बाद में चेंज कर दूँगा अपनी पीपीटी में। बट आप ये वाला केस बेसिकली यहाँ से 7th केस यहाँ से रेफर कर लोगे। क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, सो दैट आपका ये वेस्ट ना हो, राइट? तो हमने ये, अब आप केस लॉज़ बेसिकली इसमें से पढ़ लोगे, आप वीडियो एक बार आगे-पीछे जाके करके फटाफट से कर सकते हो, राइट? ताकि आपको एक-एक केस का, और मैं ये बोलूँगा इसी वीडियो को 2 या 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, सो दैट यू विल सिक्योर 10 मार्क्स, एट लीस्ट यू विल सिक्योर 10 मार्क्स इन योर दिस वन, राइट? हमारा ये गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्नी था, जहाँ पे ये बोला गया था कि जान के लॉ को डिफीट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए करा गया था। तो ये 7वां केस हमारा हो गया। 8वां केस कंपनी बाय गारंटी था, वो हमारा फटाफट से हो गया था। कंपनी बाय गारंटी केस में क्या कहा गया कि भैया नॉर्मल शेयर होल्डर्स की तरह मत ट्रीट करना। अगर कंपनी बाय गारंटी और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, तो हमारे को वो वाले केस में हमें अलाउड नहीं होगा फटाफट से मेंबरशिप ट्रांसफर करना। एओए के हिसाब से ही मेंबरशिप ट्रांसफर करते हैं। अब आता है रिची वाला। रिची वाले केस में क्या हुआ था भैया, वही वाला केस आया था जहाँ पे कि अल्ट्रा वायरीज है, एमओए का अल्ट्रा वायरीज, एमओए का अल्ट्रा वायरीज, एमओए का अल्ट्रा वायरीज। क्या कहा गया कि भैया अगर कोई चीज एमओए में अलाउड नहीं है तो कंपनी अलाउड नहीं कर सकती, इवन इफ इट इज रेटिफाइड बाय 100%। अनएनोमिनियस वर्ड बोलते हैं, अनएनोमिनियस शेयर होल्डर ने उसे अप्रूव कर दिया, तब भी एमओए में नहीं है तो आपको वो बिजनेस आप नहीं कर सकते, राइट? तो इस केस में ये हो गया, राइट? कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है और आपको एमओए से अलाउड नहीं है। अब आता है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन। ये तुर्कन रूल भी होता है। ये क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसे तुर्कन रूल भी कहते हैं। इस रूल के हिसाब से क्या होता है? रूल यही कहता है कि कंपनी, बस आप एक बाहर वाले को ना एक नॉर्मल क्वेश्चन रखना है। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब सस्पिशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई फैक्ट मुझे पहले से पता है कंपनी के बारे में और मैं जान के वो फैक्ट छुपा के फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ।
बट अगर आप जान के कोई चीज़ नहीं छुपा रहे हो, आप एक गुड फेथ में कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो आपका ये मानना जाएगा कि कंपनी को अपने इंडोर मैनेजमेंट खुद देखने हैं, अपने रूल्स और रेगुलेशन खुद देखने हैं। अगर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कंपनी ये बोल देती है कि मैंने ये कर लिए हैं, तो आपको इंटरनली जाके वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है और आपको आपके फेवर में केस जाएगा, राइट? तो ये तो हो गया हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और इसकी 3 एक्सेप्शन है, वो 3 एक्सेप्शन मैंने फटाफट से यहाँ पे कैप्चर कर दी थी। ये कैप्चर्ड है हमारी, ये हम फटाफट से क्लियर कर लेते हैं कि भैया एक तो इर्रेगुलरिटी केस में हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इर्रेगुलरिटी मतलब डायरेक्टर को पहले से पता है, डायरेक्टर को पहले से पता है तो हॉवर्ड, डायरेक्टर को पहले से पता है तो हॉवर्ड। अगर अकाउंटेंट ने प्रॉपर्टी बेच दी तो आनंद बिहारी लाल, अगर अकाउंटेंट ने प्रॉपर्टी बेच दी तो आनंद बिहारी लाल। एंड लास्ट, अगर कोई फॉर्ज या शेयर सर्टिफिकेट है तो ऐसे केस में आपका आता है रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। तो ये लास्ट के 3-4 जो केसेस हैं वो आपको याद करते हुए डिफिकल्ट होगी, आप इसे बार-बार रिवाइज करना। So that's all. I think so. I'll just come on the screen and say good luck. Please read it out and then you will be able to capture it. So thanks everyone. Please read out. बार-बार इस वीडियो को रेफर करना so that you can learn. Okay. Thank you. Thanks everyone. Bye.